हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक नई यूनिट नंबर 5 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में 4 यूनिट पहले कवर करी हुई है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, वो सारी की सारी आप प्लेलिस्ट सेक्शन से आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी की सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें वो एक्सेसिबल हैं, क्लियर है। और नोट्स सबके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली इस वीडियो में भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और इसकी लास्ट यूनिट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में। इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में बोले। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन को हम एक्सप्लेन करेंगे विद ब्लॉक डायग्राम। तो ट्यूरिंग मशीन क्या है? हमारा एक फिजिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है एक डायग्राम की हेल्प से, वो हम नीचे दिखाएंगे अभी आपको। और सेकंड, ट्यूरिंग मशीन जो है वो हमारी एक हाइपोथेसिस थी डिजिटल कंप्यूटर के लिए। ट्यूरिंग मशीन क्या थी? हमारी एक हाइपोथेसिस थी डिजिटल कंप्यूटर के लिए, और हमारी क्या थी? एक फिजिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है। दूसरी चीज़, अभी हमने इससे पहले बहुत सारे ऑटोमेटा डिस्कस करे, जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 पार्ट डिस्कस करे, दैट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद हमने फिर देखा था PDA, दैट इज अ पुश डाउन ऑटोमेटा, है ना। अब इसके बाद जो हम लास्ट देख रहे हैं दैट इज ट्यूरिंग मशीन, और इसमें हमारी ये टाइप 0 ग्रामर में फॉलो करती है। टाइप 0 में आती है, जब हमने चॉम्स्की हायरार्की पढ़ाया था यूनिट नंबर 3 में, तो हमने क्या बताया था कि ट्यूरिंग मशीन हमारी टाइप 0 में आती है। और टाइप 0 मशीन्स में क्या होता है? कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। जनरली बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हम वो किस में आते हैं? हमारा ट्यूरिंग मशीन जो है वो टाइप 0 में आता है, क्लियर है। अब मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो मॉडल में हमारे पास एक टेप होता है, ठीक है। इसको आप इनपुट टेप बोल सकते हो। अब इस इनपुट टेप में क्या होता है? रीड राइट हेड लगा होता है, और ये रीड राइट हेड किसी भी डायरेक्शन में जो है मूव कर सकता है। अब देखो, मैंने ये जो बाई डायरेक्शनल एरो दिखाया है वो ये दिखा रहा है कि रीड और राइट का जो हेड है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आइदर इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन। बट ऐसा PDA में नहीं था, ठीक है। दूसरा, इसमें फाइनाइट कंट्रोल में रीड राइट हेड जो है वो स्कैन करेगा वर्ड को या एलिमेंट को या सिंबल को, और वो जो है हमारा किस में जाएगा? फाइनाइट कंट्रोल में जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो हमारा हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है कि ये हमारा जो है इनफाइनाइट टेप होता है। इस इनफाइनाइट टेप में आपके अंदर जो है वो मतलब इस इनफाइनाइट टेप में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्लैंक कैरेक्टर से सराउंडेड होता है जो हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है ब्लैंक सिंबल से सराउंडेड होता है जो हमारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, तो A1 A2 A3 A4 5 तक हमारी स्ट्रिंग है, और B लास्ट में ब्लैंक है और B स्टार्टिंग में ब्लैंक है, क्लियर हो गया। और क्या कर रहा है? हमारा दोनों डायरेक्शन में जो है वो स्कैनिंग चल रही है इसकी, क्लियर है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब आप टेप डिस्क्राइब करेंगे ट्यूरिंग मशीन को, तो उसमें सबसे पहला डिस्क्रिप्शन आएगा टेप का। तो टेप क्या है? द टेप इज डिवाइडेड टू द स्क्वायर और द सेल्स विद ईच सिंबल कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन ऑफ द टेप सिंबल इंक्लूडिंग द ब्लैंक सिंबल और द हैश, ठीक है। इसमें आप ब्लैंक सिंबल को B से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो गया। ये ध्यान रखना है आपको कि जो ब्लैंक सिंबल है उसे आप B से भी रिप्रेजेंट करते हैं और हैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, द सेट ऑफ द टेप सिंबल्स डिनोटेड बाय टाउ, और जो टेप सिंबल्स का सेट है वो हमारा किससे डिनोट होता है? टाउ से हम डिनोट करते हैं। और एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल विच इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट मोस्ट सेल ऑफ द टेप, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इनपुट सिंबल होता है जिसे हम प्लेस करते हैं पहले लेफ्ट से राइट की तरफ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, फाइनाइट कंट्रोल। अब ये फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है? जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनाइट कंट्रोल इज एनी वन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, किसी भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट में होगा, या बेसिकली कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट होता है जो बेसिकली रीड राइट हेड से जो भी वर्ड आ रहा है उसे स्कैन करता है, वो मतलब उसे अपने अंडर में लेता है। जो भी हमारे पास वर्ड आ रहा होता है, एलिमेंट जो है स्कैन होता है तो रीड राइट हेड के बाद, क्लियर है। नाउ द स्टेट्स इन द ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिवाइडेड इन द 3 कैटेगरीज। तो यही हमारा फाइनाइट कंट्रोल में है। तो इनिशियल स्टेट होती है द स्टेट ऑफ द कंट्रोल जस्ट एट द टाइम व्हेन द ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन, द इनिशियल स्टेट इज डिनोटेड बाय Q0। द हॉल्ट स्टेट होती है जिसको हम स्मॉल h से भी रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज द स्टेट इन विच द ट्यूरिंग मशीन स्टॉप्स ऑल फर्दर ऑपरेशन, एंड द हॉल्ट स्टेट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल h, क्लियर है। नाउ द थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट कवर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, नाउ थर्ड पॉइंट है हमारे पास टेप हेड का। टेप हेड क्या है? विद द हेल्प ऑफ द टेप हेड द मशीन कैन रीड एंड राइट द सिंबल ऑन टू द टेप एंड इट मूव्स वन सेल लेफ्ट और वन सेल राइट एट ईच स्टेप। मैंने बताया कि टेप हेड या तो लेफ्ट में मूव कर सकता है या हमारा राइट पे किसी भी एक स्टेप में, एंड दीज डायरेक्शंस आर डिनोटेड बाय द L and R, क्लियर है। इन डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? L और R से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की, तो ये फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन में 7 टपल होते हैं, जिसमें हम M इक्वल्स टू Q सिग्मा टाउ डेल Q0 B F से इसको लिखते हैं, जहाँ पे टाउ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल है, Q हमारा क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट जो अभी तक चल रहा है, टाउ भी वही है, ठीक है। सिग्मा क्या है? नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द इनपुट सिंबल। अब इनपुट सिंबल में स्मॉल भी नहीं होता है जो ब्लैंक सिंबल है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे कैपिटल बी से लिख दिया, आप इसे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल बी। अब आप इसको स्मॉल बी से लिखो या कैपिटल बी से लिखो, कोई फर्क नहीं है। आप बस ये ध्यान रखना कि बी जो है वो हमारा क्या होता है? ब्लैंक सिंबल होता है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल में सिग्मा आता है, लेकिन बी जो है वो हमारा सिग्मा को बिलोंग नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ब्लैंक सिंबल वो हमारा टाउ में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? सेट ऑफ टेप सिंबल में आ रहा है, बट वो इनपुट सिंबल्स में नहीं आएगा, क्लियर है। डेल क्या है? हमारा इसका ट्रांजिशन फंक्शन। एफ क्या है? हमारा इसका सेट ऑफ फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट्स, जिसमें एफ क्या होता है? सबसेट ऑफ क्यू होता है, क्लियर है। अब जो इसका डेल है वो किस तरीके से डिफाइन है? दैट इज डिफाइंड एज क्यू क्रॉस टाउ गिव्स क्यू क्रॉस टाउ क्रॉस L, R,
क्लियर है, ये इसका हमारा डेल का फंक्शन हो गया, ये ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एक बार AKTU में, अब देखिए जितना भी मैंने इसमें पार्ट कराया है वो सब AKTU में आ चुका है। अब मैं अगर आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है ट्यूरिंग मशीन का लिख के, तो ये भी पार्ट ट्यूरिंग मशीन का पूछा हुआ है AKTU में। ठीक है, जो भी टॉपिक इस पूरी PDF में है, हर एक टॉपिक AKTU में एक बार जरूर आ चुका है। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको ये सब टॉपिक दिखेंगे एक बार। ठीक है, अलग अलग पेपर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, ये टॉपिक हमसे पूछा हुआ है 10 मार्क्स में, जो हमसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन पूछी गई हैं, उसमें एक पार्ट है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, तब पूछा गया है ये, और ये शायद रिसेंट पेपर में मैंने देखा था, तो उसमें देखा पूछा गया। ठीक है, तो अभी देखते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द करंट सिचुएशन ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि ये हमारी करंट सिचुएशन जो ट्यूरिंग मशीन की है वो बताता है। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन या ID इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज द इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, फर्स्ट क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है, कंटेंट्स ऑफ द सेल ऑफ द टेप, क्या क्या कंटेंट है उस टेप के ऊपर, सेल जो हमारा करंटली स्कैन हो रहा है वो बताता है, और क्या स्टेट होगी मशीन की फाइनाइट कंट्रोल की वो हमारे वो बताता है, कौन ID बता रहा है। ये सब क्लियर हो गया। एग्जांपल, जैसे अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ कि जिसके लास्ट में ब्लैंक सिंबल इंसर्टेड है, अब आप ब्लैंक ले लो या हैश ले लो, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको हैश से भी रिप्रेजेंट करा गया है और कुछ बुक्स में B से भी रिप्रेजेंट करा गया है। ठीक है, अब A4 A1 A2 A1 A2 मतलब मैं एक स्ट्रिंग मान लूँ और स्टेट Q3 है हमारी फाइनाइट कंट्रोल की, रीड राइट हेड अभी A2 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से होता है कि जो प्रेजेंट सिंबल जो रीड राइट हेड के अंडर में है वो कौन सा है, A2 है, और प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, Q3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो A2 इज रिटन टू द राइट ऑफ Q3, तो A2 को हम राइट ऑफ Q3 लिखेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से कि Q3 के राइट में क्या आ जाएगा हमारा, A2 आ जाएगा, A2 क्या आ गया, राइट ऑफ Q3 आ गया। एंड A4 A1 क्या आ गए, A4 A1 हमारे लेफ्ट सीक्वेंस में आ गए, मतलब Q3 के लेफ्ट में लिखे जाएंगे, एंड द टू द लेफ्ट ऑफ Q3, और जो हमारे A1 A2 हैं ये हमारे राइट ऑफ इसके लिखे जाएंगे Q3 के। क्लियर हो गया। तो दिस इज अ सिंबल अंडर रीड राइट हेड, ये दिखा रहा है, ये प्रेजेंट स्टेट दिखा रहा है, ये लेफ्ट सीक्वेंस है और ये राइट सीक्वेंस है। क्लियर हो गया। ये सिंपल पार्ट था हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का, अगर लिखने के लिए आता है तो आप इतना पार्ट लिख देना। क्लियर है। अगला इस पर्टिकुलर पार्ट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि डेल ऑफ QI A K इक्वल्स टू QJ A1 X वेयर QI बिलोंग्स टू Q एंड AK A1 बिलोंग्स टू टाउ वेयर X बिलोंग्स टू L R। क्लियर है। ये हमारा बेसिकली इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रूल या एप्लीकेशंस क्या है हमारी ट्यूरिंग मशीन्स की। तो देखो ट्यूरिंग मशीन की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ मैंने इसमें लिख दी हैं। पहला है एक्सेप्टिंग अ डिवाइस फॉर लैंग्वेज, जैसे कि अभी हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे थे, PDA डिज़ाइन कर रहे थे किसी भी एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए, तो वहाँ पर भी हमारा हम डिफरेंट PDA डिज़ाइन कर रहे थे, डिफरेंट फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर रहे थे। सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन का भी जो है हमारा रोल आता है। अच्छा, ट्यूरिंग मशीन का अगर बेसिकली मैं देखूँ तो ट्यूरिंग मशीन का एप्लीकेशन तब है जब हमारा PDA जहाँ पे फेल हुआ। ठीक है, जहाँ पे हमें 1 स्टैक PDA से ज़्यादा हम 2 स्टैक PDA पे जा रहे थे, तो 2 स्टैक PDA में क्या था कि हमें 2 स्टैक की रिक्वायरमेंट थी। अब ऐसे हम कहाँ तक स्टैक बढ़ाएंगे, स्टैक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमारा जो है ट्यूरिंग मशीन का यूज़ होगा, क्योंकि वो एक ही टाइम पे दोनों हेड जो है वो हमारा दोनों डायरेक्शन में स्कैन करेगा। ठीक है, इसलिए बेसिकली हमारा ट्यूरिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, ये ट्यूरिंग मशीन आई कंसेप्ट में। ठीक है, नाउ एज एक्सेप्टिंग डिवाइस फॉर लैंग्वेज, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं एज अ कंप्यूटर फंक्शन। तो इन दिस रोल अ ट्यूरिंग मशीन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, इनिशियल इनपुट इज ट्रीटेड एज द रिप्रेजेंटिंग एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो इनिशियल इनपुट होता है उसे हम एक आर्ग्यूमेंट ट्रीट करते हैं उस फंक्शन का। एंड द फाइनल स्ट्रिंग ऑन द टेप व्हेन द ट्यूरिंग मशीन एंटर द हॉल्ट स्टेट, मतलब हॉल्ट स्टेट में आ गई तो क्या होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एन एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन टू द आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द इनिशियल स्ट्रिंग। दैट मीन्स कि जो भी आपने इनपुट आपने उस फंक्शन में दिया, उसका जो आउटपुट आया ट्यूरिंग मशीन में जब वो हॉल्ट स्टेट में एंटर हो गई, वही हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की तरह काम करता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा कंप्यूटर फंक्शन की तरह भी काम करता है। ठीक है, थर्ड है यूज टू सॉल्व द रिकर्सिवली इनएमरेबल लैंग्वेज। अभी हम रिकर्सिवली इनएमरेबल लैंग्वेज को देखेंगे क्या होती है ये लैंग्वेज। ठीक है, फोर्थ यूज फॉर नोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में इस्तेमाल होता है, न्यूरल नेटवर्क्स के इंप्लीमेंटेशन में इस्तेमाल होता है। तो अगर न्यूरल नेटवर्क के इंप्लीमेंटेशन में इस्तेमाल हुआ है, तो अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा ये इस्तेमाल होता है। तो न्यूरल नेटवर्क्स के केस में, ठीक है, जहाँ पे CNN और ANN लगा होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इन सब में। बाकी रोबोटिक्स इंप्लीमेंटेशन में इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर AI में इस्तेमाल हो रहा है तो किसमें भी इस्तेमाल होगा, ML में भी इस्तेमाल होगा, मशीन लर्निंग में, जहाँ पे आप कुछ डेटा को फीड कर रहे हो, कुछ मेमोरी बेसिकली एलिमेंट है। ठीक है, एंड एज एन एन्यूमरेटर ऑफ स्ट्रिंग इन दिस इट आउटपुट द स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज वन एट अ टाइम इन सम सिस्टमैटिक ऑर्डर। मतलब एक स्ट्रिंग को जो है वो हमारा जनरेट करता है, एक आउटपुट जो है जनरेट करता है एक एक करके, बट इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर। किस ऑर्डर में होना चाहिए, सब सिस्टमैटिक ऑर्डर में, एक लिस्ट की तरह जो है जनरेट करता है। क्लियर हो गया। तो एज एन इनमिनेटर ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे कि इनम फंक्शन हमारा काम करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन। अब ये देखिए जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन ट्यूरिंग मशीन के कराए हैं, उसके बाहर ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इतनी बात बिल्कुल कंफर्म आप मान लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर AKTU के हैं। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर क्वेश्चन जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर जाएगा तो लॉजिक चेंज हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो। मतलब लॉजिक क्या, लॉजिक वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए देख लेते हैं, डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर L इक्वल्स टू A पावर n B पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे करेंगे? अब अभी तक का पहला न्यूमेरिकल है तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक स्ट्रिंग ले लें जिसमें A की पावर n और B की पावर n जो है बराबर है। अब हमने n को 3 ले लिया और n को 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, A पावर 3 एंड B पावर 3 दैट इज नथिंग बट A एंड B। ठीक है, तो A आ गया, B आ गया। और राइट हैंड साइड में मैंने क्या था, ब्लैंक सिंबल से सराउंड कर दो, तो आप हैश लिख दो या कैपिटल भी लिख दो, बात एक ही है, या स्मॉल भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन आप जनरली कैपिटल भी लेके चलना। ठीक है, उधर हमने स्मॉल भी ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल भी लिख देना उधर। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप स्मॉल भी लिखो या कैपिटल भी लिखो या आप हैश लिखो। क्लियर है? ठीक, अब समझते हैं। तो ये हमारा रीड राइट हेड के अंडर की स्कैनिंग में है। अब कैसे करेंगे तो समझते हैं, इसका प्रोसेस कैसे रहता है, कैसे हम ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि A की पावर n और B की पावर n जो है वो बराबर होना चाहिए, और A के बाद ही जो है हमारा B आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाया था जिसमें यूनिट नंबर 4 में मैंने डिस्कस करा था PDA को, तो उसमें मैंने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ A एंड इक्वल नंबर ऑफ B की जो प्रोसेस है वो हमारी A पावर n और B पावर n की जो प्रोसेस है सेम रहेगी, मतलब सेम डायग्राम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ A इक्वल नंबर B में क्या हो रहा था कि A के बाद B आ सकता है, B के बाद भी A आ सकता है। ठीक है, लेकिन A पावर n B पावर n का केस क्या होता है कि A के बाद ही B आएगा, A से B के बाद A नहीं आ सकता। ये सेट बन गया ना कि A पावर n B पावर n, मतलब A की पावर 3 पहले आ रहा है और B की पावर 3 बाद में आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आ रहा है ट्यूरिंग मशीन फॉर इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी, तो आप ये मशीन नहीं बना के आएंगे, उसके लिए अलग मशीन बनेगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे ए की पावर एन बी की पावर एन। तो जो मैंने वहाँ पे मिस्टेक करी थी कि जो मैं बोल रहा था कि वो मशीन बना देंगे, तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या कि ए पावर एन बी पावर एन का अलग पीडीए बनेगा एज कम्पेयर टू इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी का पीडीए। क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो Q0 Q1 Q2, अब देखो पहले कैसे बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें A मिलेगा, इस A को हम कन्वर्ट करेंगे X में, इस A को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, X में। अब जो भी स्ट्रिंग में A आ रहा है उसको आगे बढ़ते गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब पहला B मिला उसको Y में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी तुम्हें पहला A मिले उसको X में कन्वर्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, चाहे कितने भी A आएँ, चाहे आगे बढ़ते जाओ, और उस हर एक A के लिए अब इस B को Y बनाओ। तो आपकी एक इक्विवेलेंस रही ना कि A जो है वो X में कन्वर्ट हो गया और एक B आपका Y में कन्वर्ट हो गया। इक्विवेलेंस हो गई ना, मतलब दोनों इक्वल क्वांटिटी को आपने कन्वर्ट कर दिया, एक A को कन्वर्ट करा, एक B को कन्वर्ट करा। सिमिलरली दूसरा A आएगा, दूसरे B को कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि वो ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट नहीं होगा, यही तो मतलब हुआ। तो अब हम वैसे ही कर रहे हैं कि पहले A को X में कन्वर्ट करा, राइट में मूव कर गए, पहला स्टेप। Q0 इनिशियल स्टेट हो गई, A को X में मूव करा, राइट में A को X में कन्वर्ट करा, A मिला तो A को X में कन्वर्ट करा, राइट में मूव कर गए। ठीक है, तो A को X में कन्वर्ट कर दिया, राइट में मूव कर गए। अब मैं इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से ले रहा हूँ, जैसे ये ब्लैंक है, ये A है, ये A है, ये A है, ये B। ठीक है, तो अब कैसे कर रहे हैं, देखो ये इस A को हमने X में कन्वर्ट करा, कैपिटल X में। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब क्या करा, मैंने कहा कि अब जो A आ रहे हैं उसको ऐसे ही रहने दो, तो उसको ऐसे ही रहने दिया, आगे बढ़ते चले गए। अब जब भी पहला B मिला तो A को A रहने दिया, राइट में बढ़ जाओ, ये A आया, अगेन A मिला तो A को A रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए। अब ये जो B मिला इसको Y में कन्वर्ट करो, इसको Y में कन्वर्ट करो और लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ, तो B, Y, L। अब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो क्या क्या मिलेगा उसके रास्ते में, उसे रास्ते में A मिलेगा, तो इस A को भी A ही रहने दो, इस X तक पहुँचेंगे आप। अब इस X तक आप पहुँचेंगे और इस X के बाद अब आप जब इस X तक पहुँच गए, बेसिकली हुआ क्या कि अभी जो मैंने ऊपर वाली क्वांटिटी लिखी ना Y, R, ये कैसे आया ये भी बताऊँगा, ये आगे वाला स्टेप है। अभी आप ये ध्यान रखना, जो भी आपको A मिलेगा उसको आप A रहने दो और लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ, तो कहाँ पे आ जाओगे, इस X तक आ जाओगे, आप इस X तक आ जाओगे। ठीक है, तो आप इस तक आ गए। अब क्या होगा, अब मैंने कहा जब भी मुझे X मिले तो इस X को X ही रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, तो इस X को ये जब X मिला इस X को X ही रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, मतलब Q0 पे आ गया, मतलब अब ये हो गया Q0। ठीक है, क्लियर हो गई ये पार्ट। अब इसी तरीके से हम क्रॉस करते चले जाएंगे। अब A को X में बदला, अब इस वाले A को X में बदलेंगे तो X आ गया, आगे बढ़ेंगे। A को A रहने दिया, राइट में बढ़ गए, आगे बढ़ गए। ठीक, अब अगेन आगे बढ़े तो अब हमें पहला Y मिला, हमें क्या मिला, Y, लेकिन हमें Y से मतलब ही नहीं है, तो Y को Y रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, तो Y को Y रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। अब इस B को क्या बनाएंगे, Y बनाएंगे, तो अगेन इस B को Y बनाया, लेफ्ट में मूव कर गए। अब अगेन लेफ्ट में मूव करेंगे तो पीछे जाते वक्त क्या क्या मिलेगा, एक तो Y पड़ेगा रास्ते में और एक A पड़ेगा रास्ते में, है ना। तो जब Y पड़ा तो हमने उसको लिख दिया कि Y को Y रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, A को A रहने दो, लेफ्ट मूव कर जाओ। लेकिन जब X मिला, पीछे पीछे आते जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखो X मिल गया, तो अगर X मिल गया तो क्या करेंगे, X को X रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, अब इस A को X बनाएंगे, अब इस B को हमारा अगेन फिर Y बन जाएगा, आगे बढ़ते बढ़ते। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये पूरी स्ट्रिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, लास्ट में हमेशा ये हमारा पीछे की तरफ आएगा, X, R Q0 पे।
तो अब ये इस x पे आ जाएगा, अब इस x पे ही तो आएगा क्योंकि ये वाला x है। अब क्या चेक करेगा, अब ये कहेगा हाँ अब इसके आगे तो कोई x है ही नहीं, ठीक है, तो अब आगे नहीं बढ़ेगा ना a है। अब इधर वाली स्टेट में आएगा, क्या कहेगा कि y है तो y को y ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ Q3 पर, और Q3 में अगेन अगर कोई भी y फिर से आ रहा है तो y को y रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। सेल्फ लूप बेसिकली कंडीशन दिखा रहा है, और इसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग हमारी कंप्लीट होगी क्योंकि सारे x सारे y बराबर आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्यू फाइनल पे चले जाए कब, ब्लैंक को, अब क्योंकि ब्लैंक पे आ गया होगा भाई, इस वाई के बाद वाई, तो वाई कॉमा आर, मतलब इस वाई के बाद आर आ गया होगा, तो बी को बी ही रहने दो और राइट में बढ़ जाओ, मतलब इस बी के बाद अगेन अगले वाले बी पे चले आओ, हमें कोई मतलब नहीं है बेसिकली, या तो ये लिख दो या आप ये लिख दो हैश कॉमा आर। तो मैंने ब्लैंक को 3 तरीके से बताया, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, या स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करो, या आप हैश से रिप्रेजेंट करो। क्लियर हो गया। बी को हम ब्लैंक को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बता दिया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज इसमें प्रोसेस बताई है। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन फॉर ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे इसको, हमारे पास सिंपल ट्यूरिंग मशीन है, इसको डिजाइन करना है। अभी ए पावर एन बी पावर एन था, और अब है ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अब एन की वैल्यू मान लो 3 रख दी, तो A3 आ गया, B3 आ गया, C3 आ गया। कैसे प्रूव करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में रहा कि A को X में कन्वर्ट करो, B को Y में कन्वर्ट करो, अब जो एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया उसको Z में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस A को X में कन्वर्ट करा, पहला प्रोसेस, आगे बढ़े, अब A को A ही रहने देना, आगे बढ़ जाना, फिर इस B को क्या करोगे, Y में कन्वर्ट करोगे, आगे अगेन आगे बढ़ जाना, B को B ही रहने देना, राइट में बढ़ जाना। अब ये जो पहला सी मिला, इस सी को हमने जेड में कन्वर्ट कर दिया, जेड को। ठीक है, अब पीछे की तरफ आ जाएंगे ना, जेड सी को जेड में कन्वर्ट करा, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो कुछ बी मिलेंगे उनको बी को वैसे ही रहने दो, कुछ वाई मिलेंगे उनको वैसे ही रहने दो, और कुछ ए मिलेंगे उनको वैसे ही रहने दो, और जब एक्स मिलेगा तो एक्स को एक्स की तरफ बढ़ जाओ, एक्स को एक्स रहने दो, राइट की तरफ बढ़ जाओ। अब इस पर बढ़ेंगे, अब इस ए को एक्स की तरफ, अब इस एक्स को, अब इस ए को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ए को ए रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, वाई को वाई रहने दो तो राइट में बढ़ जाओ। तो देखो वही प्रोसेस चलेगी हमारी। फिर अगेन इस बी को क्या करेंगे हम, इस बी को क्या करेंगे, इस बी को अगेन वाई में कन्वर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ बी को बी ही रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, और अब ये इस जेड को भी जेड में रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। और अब ये जो सी आया, इस सी को जेड में कन्वर्ट करो और लेफ्ट में मूव कर जाओ। तो लेफ्ट में मूव करते वक्त पहले तो हमें सिर्फ बी मिल रहा था, वाई मिल रहा था और ए मिल रहा था, अब जेड भी मिलेगा, अब जेड भी मिलेगा, तो जेड भी आ जाएगा, तो जेड कॉमा एल। ठीक है, अब अगर इसको ऐसे देखें इस डायग्राम से, तो क्या हो जाएगा कि क्यू नॉट में ए को एक्स करा, पहले वाले ए को एक्स करा था और राइट में मूव कर गए। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो ए है उनको ए ही रहने दो, यही तो बताया था, तो जो ए है उनको ए ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, राइट में मूव कर गए थे। ठीक है, और अब ऊपर वाले स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले इसी को देखते हैं। फिर इस बी को हमने वाई में कन्वर्ट करा, इस बी को वाई में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूव कर गए, कुछ बी जो बी हैं उनको वैसे ही रहने दो, आगे की तरफ बढ़ जाओ। अब जो पहला सी मिला उसको जेड में कन्वर्ट करा, अब जो पहला सी मिला उसको जेड में कन्वर्ट करा, तो सी कॉमा जेड कॉमा लेफ्ट की तरफ मूव कर गए, जेड में कन्वर्ट करते ही किसकी तरफ मूवमेंट है, लेफ्ट की तरफ। अब रास्ते में पीछे की तरफ क्या क्या मिलेगा, बी मिलेगा, वाई मिलेगा और ए मिलेगा, तो बी मिला, वाई मिला, ए मिला, सबके लिए लिख दिया, ए को ए रहने दिया, एल में लेफ्ट मूवमेंट करा, वाई को वाई रहने दिया, लेफ्ट मूवमेंट करा, बी को बी रहने दिया, लेफ्ट मूवमेंट करा। अब पीछे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जब x मिलेगा, जब ये वाला x मिलेगा, तो इस x को x ही रहने दो, राइट की तरफ मूव कर जाओ, इस x को x ही रहने दो, इस x को x ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, तो मतलब क्यू नॉट स्टेट पे आ गए। अब इस पे आ जाएंगे, तो अब इस a को किस में कन्वर्ट करना है, इस a को x में कन्वर्ट करो, राइट में मूवमेंट करो, तो x में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े, तो अब इस ए को हम क्या करेंगे, वो अब सॉरी अभी एक्स में हो गया, अब ए को ए ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए। अब देखो अब यहाँ पे पहले वाई पढ़ेंगे, तो कुछ वाई पढ़ेंगे, तो उन वाई को भी हमें वाई रहने देना है, आगे बढ़ जाना है। तो अब ये वाला बी जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला बी वाई में कन्वर्ट हो गया, बी को वाई में कन्वर्ट करो, राइट में मूवमेंट करो, आगे बढ़े, कुछ बी वैसे के वैसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ने दो, बी को बी रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। फिर अब ये जेड भी कुछ पढ़ेंगे, तो जेड को जेड रहने दो, जेड को जेड रहने दो, जेड को जेड रहने दो, लेफ्ट बेसिकली हो क्या रहा है कि जेड को जेड रहने दिया, राइट में बढ़ गए। ठीक है, ये राइट में बढ़ गए, और अब जो सी पड़ा, इस सी को हमने जेड में कन्वर्ट करा, लेफ्ट में बढ़ जाएंगे, इस सी को जेड में कन्वर्ट करा। अब लेफ्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो क्या क्या पड़ेगा, पहले बी पड़ा, वाई पड़ा, ए पड़ा था, अब जेड भी पड़ गया, तो जेड कॉमा एल आ गया। क्लियर हो गया, सिंपल लॉजिक, इतना प्रोसेस तो सेम है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास जब हम ये पूरी एक्स कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स कॉमा आर के बाद इधर आ रहा है, तो अब इसके बाद कोई, अब ये भी जब x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी y में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी z में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, x पूरे कंप्लीट हो गए, तो ये क्यू नोट पे आ चुका होगा। अब कहेगा क्या x के बाद a है, a नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब y है, अब क्या है, y है, तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, तो जब y है तो कहेगा कि y को y में कन्वर्ट कर, y को y ही रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, राइट में बढ़ गए। फिर वाई मिला तो सेल्फ लूप लगा दिया कि वाई को वाई रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। अगेन वाई मिला, फिर वाई को वाई रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। अगेन अब क्या मिला, अब जेड मिला, तो जेड को जेड रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। ठीक है, जेड को जेड रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, जेड को जेड रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। और फिर जब ब्लैंक मिला तो वही हमारा टर्मिनेशन स्टेप है, तो हमने लिखा ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, या हैश को हैश रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, और क्यू एफ हमारी फाइनल स्टेट हो गई। क्लियर हो। तो अब हमारे दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे क्लियर हो गए, जो हमने बताया, ए पावर एन बी पावर एन, ए पावर एन बी पावर एन
और सी पावर एन के लिए। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन थर्ड वाला और देख लेते हैं, ये भी EKTU में आया हुआ है, बस हल्का सा देखो ट्विस्ट करा। इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, कहा कि an+2 b पावर n फॉर n ग्रेटर देन 0 बोले या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनानी है, तो कुछ नहीं करना था। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आप a पावर n+2 को किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिखते हो कि a पावर n डॉट a पावर स्क्वायर और b की पावर n, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस a स्क्वायर को अगर आप पहले शिफ्ट कर दो तो a स्क्वायर a पावर n b पावर n लिखता हूँ। तो अब ये जो a पावर n b पावर n इसकी मशीन वही रहेगी, देखो वही रही। ठीक है, वही मशीन है पूरी की पूरी। और जो a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को पहले ही हमने x में कन्वर्ट कर दिया, तो a को x रहने दो, राइट में कन्वर्ट कर, a को x में बनाओ, राइट कन्वर्ट करो, राइट में बढ़ो, a को x बनाओ, राइट में बढ़ो। ठीक है, तो अब राइट में बढ़ गए। अब यहाँ से जो प्रोसेस होगी वो इस a और b के इक्वल चेकिंग की हो जाएगी, तो वो यहाँ से हमारा पूरा प्रोसेस आ गया इक्वल चेकिंग का। बाकी हमें जो a स्क्वायर एक्स्ट्रा चाहिए था वो हमारा इधर से मिल गया। ठीक है, वो यहाँ पे हमारा Q(F) जो है वो हमारी फाइनल स्टेट हो गई। क्लियर है, कर लेंगे अब आप ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखिए हमारा नया क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द ट्यूरिंग मशीन TM फॉर द इवन पैलिंड्रोम, दैट इज इवन पैलिंड्रोम का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज जिसमें W पावर R है, जहाँ पे W क्या हो जाएगा, W बिलोंग्स टू द A, B एस्ट्रिक्स। ठीक है, अब A, B में क्या हो जाएगा, कोई भी A, B की हमारी स्ट्रिंग होगी तो उसमें हमें जो है इवन पैलिंड्रोम जनरेट करना है, जहाँ पे W क्या है, सही स्ट्रिंग जो हमारी सीधी स्ट्रिंग हो सकती है, और WR क्या हो जाएगी, उसकी जस्ट रिवर्स स्ट्रिंग हो जाएगी। क्लियर है, जैसे मैंने W में A B लिया तो W टू द पावर R में क्या आ जाएगा, B है, उसका अपोजिट। क्लियर है। सिमिलरली अब इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं डिस्कस कर सकता था, बट उसको अभी रोक दिया है, वो उसको मैं 2 क्वेश्चन इसके बाद और डिस्कस करूँगा, उसके बाद डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो हल्का सा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। तो पहले इतने क्वेश्चन से जब प्रैक्टिस बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से चल रही है ट्यूरिंग मशीन, तब हम उसमें मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसकी वर्किंग में। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने कोई भी एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, पहले उससे समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, जैसे मैं इसको एक स्ट्रिंग मान ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब हम इस स्ट्रिंग में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस है, पहले मैंने ये वाली स्ट्रिंग ली है। ठीक है, अभी इस स्ट्रिंग को क्यों नहीं लिया वो भी समझेंगे, मतलब लेने को आप ये भी ले सकते हो और ये भी काम चलेगा क्योंकि A भी है। मैं एग्जांपल के लिए ये ले रहा हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये भी इसलिए नहीं लिया, उसका भी कारण बताऊँगा। क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस क्या रहती है कि W टू द पावर R में कि जो स्ट्रिंग सीधी है इसका उल्टे करोगे तो क्या आ जाएगा, BAA आ जाएगा ना। तो हम सही करके लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BB। ठीक है, ये हमारी सही स्ट्रिंग हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन से रिकॉग्नाइज कराएंगे। तो क्या करेंगे, इस A को, हमारा इसमें प्रोसेस क्या रहता है कि जो भी हमें पहला A मिले उसे हम क्या कन्वर्ट करेंगे, B में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा पहले स्टेप में कि A को B में कन्वर्ट करा और राइट में मूव कर गए। पहला स्टेप समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो A रहे उन A को ऐसे ही रहने दो, उन B को भी ऐसे रहने दो। जो भी रास्ते में A पढ़ रहे हैं उन सब A को वैसे ही रहने दो, B को भी वैसे रहने दो, और लास्ट वाले B को बढ़ जाओ। लास्ट वाले B को जब मिले तो उससे लेफ्ट में मूव करना। तो वही देखो मैंने लिख भी रखा है कि A को B में कन्वर्ट करो, राइट में मूव कर जाओ, पहला स्टेप। इस A को B में कन्वर्ट करा, राइट में बढ़ गए। अब जो भी A हैं, जो भी A आए, ये A इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ। ठीक है, ये इस एरो के ऊपर नहीं है, एरो के ऊपर या एरो के साथ जो है वो सिर्फ BBL है। ठीक है, तो Q1 की स्टेट के ऊपर क्या लिखा है, A, A, R, मतलब जो भी A मिले उन्हें राइट, उनको A ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। B मिले तो उनको भी B रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। तो जो B मिल रहे हैं उनको भी B में रहने दिया, आगे बढ़ गए। फिर B मिला तो B को B रहने दिया, राइट में बढ़ गए। A मिला तो A को A ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए। A मिला तो A को A ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए। अब जब B मिला तो जब B मिले तो उसको B ही रहने दो और लेफ्ट में मूव कर जाओ। तो लेफ्ट में मूव करेंगे तो इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। अब जब इस तरफ आ जाएंगे तो क्या लिखा है मैंने कि A को B में कन्वर्ट करो और L में कन्वर्ट, और L में लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ। तो अब ये जो A मिला इसको हमने किस में कन्वर्ट करा, B में कन्वर्ट करा और लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। अब इससे क्या हुआ, ये A हमारा इस A के साथ इक्वलाइज हो गया। क्लियर है। अब आप सोचेंगे हो सकता है स्ट्रिंग B से स्टार्ट होती, तो मैंने उसके लिए भी केस बनाया हुआ है। क्या कि जब B मिले स्टार्टिंग में तो B को B बनाओ, कैपिटल B, और राइट में मूव कर जाओ। अगेन वही केस कि B को B रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। A को A रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। B, L, वही प्रोसेस है, सिर्फ A को मैंने यहाँ पे B की जगह B लिखा है और जो यहाँ पे A है उसकी जगह B आ गया है। क्लियर है, सिंपल, वही समझ में आ गया। ये मैंने कब के लिए करा है, अगर यही स्ट्रिंग ये होती BA बेसिकली ये होती BAA BBA और यहाँ पे होता ABB, तो हम इस B को पहले B बनाते। ठीक है, फिर इस B को हमारा B बनता क्योंकि लास्ट में जब ये ब्लैंक से इधर आता तो B बनता। ठीक है, यही हमारी प्रोसेस रहेगी। क्लियर है। और लास्ट में जब भी हमें ये जो ब्लैंक मिला, समझ रहे हो, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, पहले हम रहेंगे Q3 वाली स्टेट पे। तो Q3 वाली स्टेट पे आ गए जब हमने A को B में कन्वर्ट करा और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो A को B में कन्वर्ट करा, लेफ्ट की तरफ मूव करे। अब क्या हुआ, अब ये वाली स्टेट आ जाएंगे। अभी तो हम इसको समझ रहे हैं। ये एग्जांपल इसने नहीं लिया था क्योंकि अब ये इसका पॉइंट आया कि जब हम Q3 से मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ तो क्या लिखा है, A को A रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, और B को B रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। जो भी A रास्ते में पढ़ेंगे उनको A ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। जो भी B रास्ते में पढ़ेंगे उनको B रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, लेफ्ट में मूव कर जाओ। और अब जो B पढ़ा उसको B रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। जो B मिला उसको B रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। मतलब अब इस वाले A पे आ जाएंगे। क्लियर है। अब इस वाले A से क्या करेंगे,
इसको बी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बिल्कुल एंडिंग तक पहुंच जाएंगे, फिर इस ये वाला बी मिलेगा तो इस बी के लेफ्ट में आ जाएंगे और इस ए को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे बी में, फिर अगेन ये बी मिलेगा, इस बी को भी बी में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल एंडिंग तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये बी मिलेगा, इस बी के लेफ्ट में मूव करेंगे, इस बी को भी बना देंगे, इस तरीके से इक्वलाइज हो जाएगा। अब ये वाली जो मैंने स्ट्रिंग थी वो क्यों नहीं ली थी, क्योंकि जब हम देखो वापस की तरफ जा रहे थे तो सिर्फ इसमें वापस में बी पड़ रहा था, क्योंकि ये ए तो बी में कन्वर्ट हो गया, ये ए भी बी में कन्वर्ट हो गया, तो आप ये सोचते मैंने ए एल क्यों लिखा है, तो हर स्ट्रिंग के लिए अलग अलग केस के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर करी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों आ रहे थे। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें तो नहीं है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारी पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। जब क्यू नॉट पे आएगा मतलब सब ब्लैंक हो चुके होंगे, तो जो भी ब्लैंक है उनको ब्लैंक ही रहने दो, मतलब इस पे आ जाएगा। जो भी ब्लैंक है उनको ब्लैंक ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, जो भी ब्लैंक है उनको ब्लैंक रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, जो ब्लैंक है उनको ब्लैंक रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, राइट में बढ़ते बढ़ते हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, तो हम क्या कहेंगे, बी को बी रहने दो, राइट में मूव कर जाओ और क्यू फाइनल स्टेट में पहुंच जाओ, ठीक है। अप्रोच मतलब हमने ये दो स्ट्रिंग को कंसिडर करते हुए चला हुआ है। अगर आप ये दोनों स्ट्रिंग पर करके दिखाएंगे एग्जाम में तो आपको समझ में करके दिखाएंगे तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को ले लो या किसी भी और स्ट्रिंग को ले लो, ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए चूज़ कर ली थी स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें आप ये वाली स्ट्रिंग के ऊपर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, एग्जाम में आप पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा इवन पैलेंड्रोम के लिए, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वैसे सिंपल है कि हमारी अप्रोच क्या रही कि पहले हमने इस ए को बी में कन्वर्ट करा, तो उसके लिए मैंने ये लिखा है कि ए को बी में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूव कर गए, जो ए हैं उनको वैसे ही रहने दिया, जो बी हैं उनको वैसे ही रहने दिया। तो जो रास्ते में ए पड़े उनको ए ही रहने दो, राइट में बढ़ गए, जो बी पड़ा रास्ते में उसको बी ही रहने दो, राइट में बढ़ गए। और जो अब हमें ब्लैंक, अब लास्ट में क्या मिलेगा, एक ब्लैंक आएगा, क्योंकि सब तक हम राइट बी तक पहुंच जाएंगे, इस कैपिटल बी तक, क्योंकि ये भी ए हमारा क्या था, ए था, इसको आगे बढ़ गए तो बी में आ गए। अब जब बी मिला तो इस बी को बी ही रहने दो और लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब जो ए पड़ेगा उसको बी में कन्वर्ट करो और लेफ्ट में मूव करो, तो जो ए पड़ा उसको बी में कन्वर्ट करो, लेफ्ट में मूव करो, मतलब इस तरफ आ गए। अब इसमें रास्ते में पीछे क्या क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेगा और ए पढ़ेगा, तो क्या लिख दिया हमने कहा, ए को ए रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, बी को बी रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, तो बिल्कुल एंडिंग में कहाँ तक आ जाएंगे, अब इस बी तक आ जाएंगे। तो ये जब बी मिला तो इस बी को बी ही रहने दिया, राइट में मूव कर गए, मतलब इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे इस वाली क्वांटिटी पे, और अब इसे को इसे से काटेंगे। क्लियर है, इस तरीके से हमारी प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। और ये तो ए के लिए हो गया। अब मान लो स्ट्रिंग हमारी बी से स्टार्ट होती तो मैंने उसके लिए ये नीचे वाला केस बनाया हुआ है, ठीक है। कोई डाउट इसमें, सिंपल है ये क्वेश्चन, ट्यूरिंग मशीन फॉर द इवन पैलेंड्रोम, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट द ट्यूरिंग मशीन फॉर एल इक्वल्स टू m माइनस एन इफ m इज ग्रेटर देन n। और यहाँ पे ये m और n है वो हमारे यूनरी नंबर है, यूनरी नंबर से हमने जो है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराया है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कंस्ट्रक्ट द ट्यूरिंग मशीन फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो m ग्रेटर देन n होगा तो आंसर कैसा आएगा, m माइनस एन देगा, और अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो लेस देन इक्वल टू n पे तो कितना आ जाएगा भाई, m इक्वल टू n है तो m माइनस एन कितना होगा, 0, और अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो नेगेटिव में आंसर ना आए, क्या है आंसर, 0 आ जाए। क्लियर है, यही हमें परफॉर्म कराना है ट्यूरिंग मशीन से, ठीक है। तो कैसे कराएंगे उसको समझते हैं। तो अब मान लो कि m की वैल्यू 3 है, मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए m की वैल्यू कितनी ले ली, 3 ले ली, और n की वैल्यू 2 ले ली। अब m इक्वल टू 3 का मतलब हुआ इसको यूनरी में रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 1 से, और n इक्वल टू 2 में यूनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 से, 2 1 1 से। क्लियर है। अब जैसे हम छोटी क्लासेस में समझते थे क्या कि 3 के लिए हमने 3 बार्स बना दिए, 2 के लिए हमने 2 बार्स बना दिए, और फिर एक एक करके क्रॉस करना चालू करा कि अगर 3 में से 2 माइनस करा, 2 हमने क्या कर दिया, इधर से क्रॉस कर दिया, 2 क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक बचा, तो बस वैसे ही हमारे इधर भी लॉजिक रहेगा। किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास केस 1 रहेगा क्या, कि जब m जो है वो मेरा बड़ा है n से। पहला केस क्या है, m जो है मेरा बड़ा है n से, तो मैंने कहा m इज़ ग्रेटर देन n, तो m 3 है और n कितना है, 2 हमने लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला प्रोसेस हमारा क्या रहेगा कि जो 1 है उसको हमने ब्लैंक में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूव कर गए। क्लियर है। अब जो 1 मिलेंगे उनको वैसे ही रहने दिया, जो 1 मिलेंगे उनको वैसे ही रहने दिया। अब जो 0 मिला उसको भी वैसे ही रहने दिया, फिर अगेन आगे की तरफ बढ़े, और जो भी अब पहला ब्लैंक मिलेगा, मतलब वही प्रोसेस जैसे अभी हम चल रहे थे w टू द पावर r में, कि जो पहला 1 मिला उसको हमने ब्लैंक में कन्वर्ट करा, अब बिल्कुल एंडिंग तक गए। अब जो हमें पहला ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब इस 1 को क्या बनाऊंगा, b बनाऊंगा, तो इस 1 को मैंने ब्लैंक बनाया और लेफ्ट में मूव कर गया हूँ। देखो वही करा है, 1 को b बनाया, राइट में मूव कर गया, 1 को b बनाया, राइट में मूव कर गया, आगे बढ़ गया। अब इस 1 को भी वैसे ही रहने दो, इस 0 को भी वैसे ही रहने देना, तो 1 को 1 रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, इस 1 को 1 रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, 0 को भी 0 रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। तो अब इस पे आ जाएंगे, अब इस 1 को भी 1 रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, इस 1 को भी 1 रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। अभी ये तो आगे के स्टेप है जो बी लिखा है, ठीक है। अभी सब मेरे सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इस 1, अब ये जो हमारा बी मिला, ये जो हमारा बी मिला, इस बी को बी ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब इस वाले 1 पे आ जाएगा। अब क्या कहा है मैंने, अब Q2 के बाद कि 1, B, L, मतलब 1 को b में कन्वर्ट करो और लेफ्ट में मूवमेंट दे दो, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ। तो लास्ट रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, 1 में पड़ेगा, 0 पड़ेगा, उन सबको वैसे ही रहने देना। तो 0 को 0 रहने दो, लेफ्ट में पड़ जाओ, लेफ्ट मूवमेंट करो, 1 को 1 रहने दो, लेफ्ट मूवमेंट करो, तो कहाँ तक आ जाएंगे, इस वाले बी तक। तो जब भी हमें बी मिले, इस बी को हम बी ही रहने देंगे, और अब इस 1 पे आ जाएंगे, तो बी को बी रहने दिया, राइट में मूव कर जाएंगे, तो बी को बी रहने दिया, राइट में मूव कर गए। इस तरीके से हमारी पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, फिर अगेन अब ये वाला बी हमारा बी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बी से हमारा ये वाला बी कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट में जब हम आ जाएंगे तो इस बी के बाद हमारे रास्ते में ये वाला बी हो जाएगा।
अब इस बी के बाद देखो क्या हुआ, इस बी के बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस बचता है कि आंसर में सब बी हो गए तो हम इस जीरो को वन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारा एम ग्रेटर देन का केस, एन का केस होता है। दूसरी चीज़, मैंने इसमें बीच में जीरो क्यों लिखा, इसमें जीरो बीच में लिखने का मतलब ये था कि सेपरेट करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए, क्लियर है। तो इस जीरो को हम वन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब क्या होगा कि जब ये दोनों हमारी ये भी और ये भी बन जाएगा, अब पीछे की तरफ आएगा, भैया पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि ये ब्लैंक मिला तो क्या करेंगे हम राइट की तरफ, वो सॉरी ये हमारा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो जीरो को जीरो रहने दिया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर गए, लेफ्ट में मूवमेंट दे दिया, वन को वन रहने दिया, लेफ्ट में मूव कर गए। अब ये जो बी मिला, क्योंकि ये वाला बी, ये दोनों बी के साथ इक्वेट हो गए। अब ये वाला जब बी मिला तो मैंने क्या कहा था, बी को बी रहने दिया, राइट में मूवमेंट कर गए। अब इस वाले बी के बाद इस पे आ जाएंगे। अब इस वन को बी में कन्वर्ट करा, राइट में मूवमेंट कर दिया, क्या मिला, इस जीरो को जीरो रहने दिया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ गए तो अब क्या मिला, अब देखो, अब इस जीरो को जीरो रहने दिया, राइट बढ़ गए तो बी वाले पे आ गए, तो इस बी को बी रहने दिया, लेफ्ट में मूवमेंट कर गए, मतलब इस पे आ गए। अब क्या मिलेगा, अब मैंने बताया था ये एम लेस देन का केस है, एम ग्रेटर देन एन का केस है, तो क्या हो जाएगा, अब इस जीरो को हमें वन में कन्वर्ट करना है, तो जीरो को वन में कन्वर्ट करो, एल में मूव कर जाओ, लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब आप लेफ्ट में मूव करो चाहे राइट में मूव करो, कहीं मूव करो, आंसर तो आपको यही जो जीरो है वो वन में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो आंसर आया, तो एम ग्रेटर देन एन, मतलब एम माइनस एन का आंसर कितना आ गया, वन। अब यहाँ पे ये जो वन दिखा रहा है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है कि वन बचेगा, नंबर वन बचेगा, मतलब एक जो है वो हमारे पास क्या आ गया, यूनरी में वन आया, यूनरी में वन को वन से कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, वन। बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये जो वन आ रहा है वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि अगर मैं 2 बार 1 लिखता तो इसका मतलब क्या होता, 2, समझ रहे हो ना। ये बेसिकली वही है जो हम पहले बार्स के साथ करते थे कि 2 को 1 1 से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, 3 को 1 1 1 से रिप्रेजेंट 3 बार बार्स लगा के रिप्रेजेंट करो, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में मूव कर जाएगा, और Q4 जो हमारा वो स्टेट बन जाएगा फाइनल स्टेट। ये किसके लिए हो गया, एम ग्रेटर देन एन के लिए। अब क्या होगा, अब मान लो दोनों बराबर होते, तो ना तो हमें इस वन ये एक्स्ट्रा पड़ता, ना ये जीरो एक्स्ट्रा पड़ता, जो हमने ये वाला केस ले लिया कि इसमें तीनों वन के साथ कैंसिल हो जाते हैं। और हम क्या करेंगे उस केस में, जब m इक्वल टू एन होगा तो हम इस जीरो को b में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो हमारा स्टार्टिंग में यहीं तो आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और सब ब्लैंक ये भी हो चुके होंगे, ये भी ब्लैंक हो चुके होंगे, तो जो जीरो मिलेगा हमें, उस जीरो को हम ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे, राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। ये जीरो पड़ा, इसको हमने बी में इसको हमें बी रहने दिया, राइट में मूव कर गए, मतलब जो जीरो आया उसको हमने बी ही रहने दिया, वो उसको हमें बी में कन्वर्ट करा और राइट में मूव कर गए, और ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। अब ये फाइनल स्टेट किसके लिए हो गई, m इक्वल टू एन के लिए। तो केस 2 किसके लिए हो गया, m इक्वल टू एन के लिए हो गया। केस 3 किसके लिए होगा, जब m लेस देन एन है, मतलब हमें आंसर कितना देना है, 0 देना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब ये 1 1 इक्वल हो गए। अब जो जीरो पड़ा उसको वैसे ही रहने दिया, जो जीरो पड़ा उसको वैसे रहने दिया, क्योंकि हमने क्या करना है, सेपरेट करना है भाई, ये 1 1 ये 2 और ये 3 हो गया, तो 2 माइनस 3 तो कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब ये जीरो सेपरेट हो गया, तो जो जीरो पड़ा उसको बी में कन्वर्ट करा, राइट में बढ़ गए। और अब ये जो वन पड़ेगा, इस वन को भी हम क्या करेंगे, राइट में कन्वर्ट, वन को भी ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे और राइट में मूव कर जाएंगे, मतलब ये भी 0 1 बी में और ये भी बी में। तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हमें लास्ट में ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक कॉमा राइट को हम Q6 से क्या कह देंगे, फाइनल स्टेट। समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हमने लास्ट में क्या करा, ये 0 और 1 है जो भी, अब हमने यहाँ पे 1 का सेल्फ लूप क्यों दिया, मान लो यहाँ पे 2 - 4 होता तो यहाँ पे तो 2 1 और आते हैं ना भाई, ये दो तो 1 एक दूसरे के साथ इक्वेट हो गए होते, एक 1 और आता वो, अब ये 1 हमारा जो सेल्फ लूप में करता, एक 0 तो हमेशा ही रहना है, तो इसलिए एक 0 का आया, 0 का सेल्फ लूप नहीं आया है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेना है, कंस्ट्रक्ट थ्योरी मशीन एल फॉर द एडिशन। अब एडिशन में क्या है, m इक्वल टू 4 है और n इक्वल टू 5 हमने ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्या करना है, वही ब्लैंक लगाओगे, ब्लैंक लास्ट में लगाओगे। अब 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बार से, तो 1 1 2 3 4 हो गए, 5 को 1 2 3 4 5 बार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वही प्रोसेस रहेगी क्या, कि जो भी 1 पड़े, अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी कि जो 1 है उसको 1 ही रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, जो 0 आए उसको 1 में कन्वर्ट कर देना, राइट में मूव कर देना, आगे बढ़ेंगे। और जो भी लास्ट में बी बने उस बी को बी ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, और ये जो 1 है वो बी है बना, वो बी, उस 1 को बी बना दो। तो इससे क्या हो जाएगा, इन सब का काउंट देखो, 4 और 5 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ गया, बस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो वही करा हमने कि क्यों नॉट स्टेट ले ली, 1 को 1 ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए, ठीक है। पहली स्टेट 1 को 1 ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए, 1 को 1 ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए, 1 को 1 ही रहने दिया, राइट में बढ़ गए। अगेन ये वाला जब 1 आया, सॉरी ये वाला जब 0 आया, ये तो बात का प्रोसेस है, तो ये जब 0 आया तो 0 को 1 बनाया, राइट में बढ़ गए, तो इस 0 को हमने 1 बनाया, और राइट में बढ़ गए तो इस 1 को 1 रहने दो, क्योंकि वही है, 1 को 1 रहने दिया, राइट में बढ़ गए, 1 को 1 रहने दिया, राइट में बढ़ गए, 1 को 1 रहने दिया, राइट में बढ़ गए, 1 को 1 रहने दिया, राइट में बढ़ गए, 1 को 1 रहने दिया, राइट में बढ़ गए। और अब आगे बढ़े तो क्या पड़ेगा, बी। तो हमने कहा जब बी में पड़े तो बी को बी रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, तो लेफ्ट में मूव कर गए तो इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। और अब ये जो 1 मिलेगा, इस 1 को हमने बी में कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट में मूव करना है, तो इस 1 को बी में कन्वर्ट करा, लेफ्ट में मूव कर गए, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये भी हमारा बी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा कंप्लीट हो गया तो हम इस 1 को 1 की तरफ पूरा लेफ्ट तक जाएंगे, और
ठीक है, पूरा 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 हम लेफ्ट तक गए, और बी को बी ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, यहाँ से हमारा जो काउंटिंग है वो चालू हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ये जो मैंने कहा है कि इस वन को वन ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, इस वन को वन ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, इस वन को वन ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ, यहाँ तक आ जाएगा। जब बी मिलेगा तो बी को बी ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, तो यहाँ से हमारा जो पॉइंटर है वो Q0 का आ जाएगा, और यहाँ से जो है या Q4 का आ जाएगा, और वही हमारी जो है फाइनल स्टेट हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा स्ट्रिंग जो है एडिशन का आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये ट्यूरिंग मशीन क्लियर हो गई होगी। अब ठीक है, अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर द इक्वल नंबर ऑफ एज एंड द इक्वल नंबर ऑफ बीज। या ऐसे आता है ये क्वेश्चन कि इक्वल नंबर ऑफ 0 और इक्वल नंबर ऑफ 1। मैंने वही बताया था स्टार्टिंग में कि इक्वल नंबर ऑफ a पावर n b पावर n और इक्वल नंबर ऑफ a और इक्वल नंबर ऑफ b बराबर क्वेश्चन नहीं है, दोनों अलग हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ए और बी आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन उसमें ए पावर एन बी पावर एन में ए पहले ही आएगा, बी बाद में ही आएगा, चाहे पावर इक्वल रहेंगी, बस इतना है जो यहाँ पे भी है। ठीक है, पावर तो इक्वल है लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने इसको किसी भी एक एग्जांपल से ले लो, 0101 से करा हुआ, तो 0101 से समझ ले रहे हैं आप, ए बी में खुद एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ए बी के लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ वहाँ पे ए लिख देना, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे बी लिख देना, बस और कुछ भी चेंज नहीं है। समझ लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट कहता है कि जो 0 पड़े सबसे पहले इनिशियल स्टेट में आओ। अब ये जो लूप लगाया है वो बाद में समझाएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। जो भी पहले क्वांटिटी पड़े, अब अगर 0 पड़ रहा है तो उसको x में कन्वर्ट करो, राइट में मूव कर जाओ। 1 पड़ रहा है तो 1 को x में कन्वर्ट करोगे, राइट में। वही मतलब दोनों फेज हमने लेके चलने, जैसे हमने w टू द पावर r में हमारे पास a और b थे तो हमने दोनों केस लेके चले थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम दोनों केस लेके चलेंगे कि जो 0 है उसको जो हमारा 0 है पहले हमने उसके लिए देखा है और फिर 1 है तो हम उसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो अगर 0 के लिए हम चल रहे हैं पहले, तो 0 को 0 रहने दो, 0 को x में कन्वर्ट करो और राइट में मूव कर जाओ। तो हमने x में मूव करा, राइट में मूव कर गए तो 1 आ गया। अब जो 1 मिला उसको हमने x में कन्वर्ट करा, मतलब हर 0 के लिए मुझे एक 1 को इक्विवेलेंट करना है, इसलिए इस 0 को x बनाया और इस 1 को भी x बना दिया। ठीक है, x बना दिया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट मूवमेंट देना है, तो यहाँ पे लेफ्ट मूवमेंट नहीं, क्योंकि 1 को x में कन्वर्ट करो, लेफ्ट मूवमेंट दो। अब रास्ते में क्या पढ़ रहे हैं, रास्ते में कुछ x पढ़ रहे हैं, तो इन x को x ही रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। रास्ते में क्या क्या पढ़ सकता है, 0 भी पढ़ सकता है, 1 भी पढ़ सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है। मैंने कब बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने जब w में देखा तो क्या बताया था कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्यों लिया था, कि वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया है, बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिया। तो इस x को क्या करेंगे आप, तो x को x ही रहने दें, लेफ्ट में बढ़ जाएं, और हो सकता है कुछ 0 पढ़ते या कुछ 1 पढ़ते तो भी आप यही रहने देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे ले लेता 0 0 1 और फिर ले लेता 0 0 और 1 इस तरीके से, तो भी हमारे पास क्या पड़ता है, इस 0 को हम क्या करते, x इस 1 को x बनाते, और लौटते वक्त क्या पढ़ते, कुछ 0 को 0 रहने देते, लेफ्ट में बढ़ जाते, फिर x को x ही रहने देते, लेफ्ट में बढ़ जाते। फिर अब क्या करना है, अब जैसे अगर इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो x को x रहने दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। तो ये जो b है, अब इस b को क्या करना है, अब जब b मिला तो b को b ही रहने दिया, राइट में मूव कर गए। अब ये जो x आ रहे हैं इनको x, क्योंकि x तो पहले बदल गए, तो x को x रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, x को x रहने दो, राइट में बढ़ जाओ। अब ये जो 0 पड़ा, वही प्रोसेस कि 0 को x में बदलो, 1 को x में बदलो, लेफ्ट में मूवमेंट करो, कहाँ तक, इस ब्लैंक तक। अब इस ब्लैंक के बाद क्या आ जाएगा, अभी दूसरी स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि ब्लैंक को, अब ये तो ब्लैंक हो गया, अब इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, क्योंकि एक ही ब्लैंक है तो इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो, राइट में बढ़ जाओ, और यही हमारी फाइनल स्टेट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे x में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे हमारी जो है ट्यूरिंग मशीन जो है ये वाली डिज़ाइन हो गई। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन में, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिटरी नंबर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, ये भी हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली, हम कहेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिटरी नंबर भी बोल सकता है, या आपसे बोल सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स या बेसिकली 2 यूनिटरी नंबर का मतलब है कि आपने उन नंबर्स को बेसिकली यूनिटरी में जो है कंसिडर कर लिया, यूनिटरी में जो है उन्हें डिवाइड कर लिया, और उस तरीके से आप उसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपने ले लिया कि x इक्वल टू 2 और एक आपने ले लिया y इक्वल टू 3। अब इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो x इंटू वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है, क्लियर है भाई। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, क्लियर है। तो हमने 6 लिख दिया। अब देखते हैं आगे। अब हम डायग्राम तो इसके अगले पेज पे बनाएंगे, पहले इसका अप्रोच समझ ले रहे हैं। तो अप्रोच क्या रहेगा, पहले तो ब्लैंक आ जाएंगे सिंबल्स। अब 2 को हम यूनिटरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार्स अगेन सेपरेटेड बाय 0, अगेन 3 जो है हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा, 3 बार्स से, तो 3 बार्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन इसके आगे क्या आ जाएगा, ब्लैंक 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 सारे सिंबल्स, क्लियर है। कोई इसमें डाउट, सिंपल है ये चीज़ तो। बट जो हम चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, अभी तक हम जो देख रहे थे वो बेसिकली सिंपली सेपरेट कर रहे थे, अब यहाँ पे वैसे सेपरेट नहीं करेंगे। एक यहाँ पे हमारा 0 इससे भी सेपरेशन में रहेगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं। ठीक है, तो ये 0 हमारा 0 रहा, तो इस तरीके से हमारी जो है वो एक चंक आप बना सकते हो, या इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब कैसे करेंगे, तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे ब्लैंक्स को। अब होगा क्या, यहाँ पे हम 6 ब्लैंक लगा दे रहे हैं, क्लियर है। तो ये जब मैंने 6 ब्लैंक्स लगाए तो ये बेसिकली अभी यही ब्लैंक जो है वो मेरा एक आंसर में कन्वर्ट करके देंगे। तो डैश डैश यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इसके पीछे भी हमारे इन्फिनिट ब्लैंक हो सकते हैं। तो अभी हमने 6 ब्लैंक इसलिए बनाएंगे, यही हमारे आंसर में कन्वर्ट होंगे। कैसे होंगे वो समझते हैं। पहला ऑपरेशन क्या रहेगा कि जो हमारा 1 है उसको हम किस में कन्वर्ट करें, ब्लैंक में। इस 1 को हमने ब्लैंक में कन्वर्ट करा, क्लियर है, जो भी हमें पहला 1 मिला। अब 1 बोलो या बार बोलो, बातें की। ठीक है, तो 1 को हमने बी में कन्वर्ट करा, आगे बढ़े। अब जो 1 है उसको वैसे ही रहने दो, जो 0 है उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन 0 एक ही बार मिलेगा तो 0, r हो जाएगा सिंगल बार। ठीक है, लूप नहीं रहेगा, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझते चले जाओ। अब ये 1 है, जब भी आपको पहला 1 मिला तो आपने उसको क्या करा, ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली आपने 1 को, इस वाले 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट करा, तो इस 1 को किसी एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इस 1 को x में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्लियर है। तो इस 1 को हम कन्वर्ट करेंगे x में, क्लियर हो गया।
अब क्या होगा, अब इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, जो 1 है उसको वैसे ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, जो 1 है उसको वैसे ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, मतलब एक सेल्फ लूप, और 0,0,r एक बार आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि एक सिंगल जीरो है। अब जो भी ब्लैंक मिला उस ब्लैंक को क्या करेंगे हम उस ब्लैंक को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है, और लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, इस ब्लैंक्स को जो हमारा 1 में कन्वर्ट हो गया, अब इससे हम पीछे की तरफ चलेंगे लेफ्ट की तरफ। अब क्या करेंगे, जो 0 है उसको वैसे ही रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो 1 है उस 1 को वैसे ही रहने दिया, जो 1 है उसको वैसे ही रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर गए, जो 1 है उसको वैसे ही रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। अब जो x मिला उसको x ही रहने दिया, राइट की तरफ मूव करें, और इस 1 को अगेन हमने x में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अब ये x में कन्वर्ट हुआ, आगे बढ़े, जो 1 है उसको वैसे ही रहने दो, राइट में मूव करो, जो 0 है उसको वैसे ही रहने दो, राइट मूव करो। अब इधर जाते वक्त हमें क्या पड़ रहा है, बीच में 1 पड़ रहा है, तो हमें एक सेल्फ लूप 1 का भी लगाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस b को अगेन 1 में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर है। अब इस b को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर हो गया। तो जब हमने इस b को 1 में कन्वर्ट कर दिया, देन अगेन क्या करेंगे, फिर से पीछे जाएंगे, फिर से पीछे जाते वक्त हमें क्या क्या मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक 0 मिलेगा। तो रास्ते में हमने कहा कि 1,1, L 0 को वैसे ही रहने देंगे। अब जो भी हमें x मिला वही प्रोसेस अगेन इस x के आगे बढ़ेंगे, x, r, और इस 1 को अगेन x बनाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इस b को अगेन 1 बना देंगे, क्लियर है। अब क्या होगा कि ये जो x हैं, अब हम इन x को 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, जब भी हमें 0 दिखे तो उसको वैसे ही रहने दो। अब जो x मिले उनको 1 में कन्वर्ट कर दो, तो इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अगेन पीछे की तरफ जाएंगे, और जो 0 है उसको वैसे ही रहने दिया, इस 1 को हम ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। और ये जब ब्लैंक में कन्वर्ट हो गया, अब फिर से आगे बढ़ेंगे, इस 1 का वही प्रोसेस जो अभी तक चल रहा था कि इस 1 को x में, इस 1 को x में, इस 1 को x में, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 हो जाएगा, वो सॉरी इसके आगे वाले 1 बनेंगे, क्योंकि ये 1 तो है ही, तो इस ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट करा, इसके करस्पॉन्डिंग इस ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट करा, इस x के करस्पॉन्डिंग इस ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट करा, और लास्ट में इस 0 को भी हमने क्या बना देना है, ये 0 भी हमारा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 भी हमारा ब्लैंक हो जाएगा। अब लास्ट में और क्या करेंगे, लास्ट में इसका काउंट हमारा जो है आ जाएगा, कितना आ गया 6, और ये कितना हो गया 1 कितना हो गया, काउंट हमारा 6 हो गया, और काउंट 6 हो गया तो हमारा यही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। अब इसको हम समझाते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू भी। तो देखिए अब हमने उसी पोर्शन को अब इसका डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कराया। डायग्राम थोड़ा सा लंबा है बट समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम। जैसे करेंगे वही प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1 है उसको हमने ब्लैंक में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूव कर गए। अब कुछ 1 मिलेंगे, उनको 1 को 1 ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 2 लिया है, अब यहाँ पे 4 भी हो सकता था, तो 1 1 1 बहुत सारे आते है ना, 4 बार बनाते, तो उस 1 को 1 ही रहने दो, राइट में मूव कर दो, क्लियर हो गया। तो कैसे ही सब क्वेश्चन के लिए काम करेगा वो बेसिकली मैंने बता दिया। तो ये बी आ जाएगा। अब अगेन है, ठीक है, तो बी में आ गया, तो 1 को 1 रहने दो, राइट मूव कर जाओ। अब 0 एक ही बार मिलना है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के बीच में एक सेपरेशन 0 हमने इस्तेमाल करा, तो वो हमारा 0 का 0 ही रहा, उसको राइट में मूव कर गए। अब क्या होगा, अब Q2 पे आ गए, Q2 कहाँ पे है, इस स्टेट पे आ गया, ठीक है। तो अब ये जो 1 है, अब ये इस 1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, x में, तो इस 1 को x में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूव कर गए, x में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूव कर गए। अब राइट में जब मूव कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, उन 1 को 1 ही रहने दो, राइट मूव कर जाओ, इन 1 को 1 ही रहने दो, राइट मूव कर जाओ। अब 0 पड़ा, उस 0 को भी 0 ही रहने दो, राइट मूव कर जाओ, 0 पड़ा, 0 को 0 ही रहने दो, राइट मूव कर जाओ। और Q4 वाली स्टेट में आ जाएंगे आप B पे, तो क्या हो जाएगा कि जो B है, अब अगेन आपने क्या कहा, अगर होता है कि यहाँ पे कुछ 1 होते नहीं है, तो अब समझो यहाँ पे ये जो 1,1,r है वो 1,1,r आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1 होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, यही ट्विस्ट है यहाँ पे। ये 1,1,r अभी मैंने आगे के लिए लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बचा के लिखा हुआ है, इसको भी और इसको भी, क्योंकि अभी जब हम वापस आएंगे तब देखेंगे कि कैसे ये फिर से एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये मैंने क्यों लगाया सेल्फ लूप, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी ये स्टेप थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि ये सेल्फ लूप क्यों लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि सेल्फ लूप का भी प्रोसेस बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सेल्फ लूप भी बाद में बताते हैं। तो Q4 पे आ गए हम B पे, तो क्या पड़ा, जो भी हमारा B है उसको हमने 1 में कन्वर्ट करा, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया, तो इस B को हमने 1 में कन्वर्ट करा और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया। तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट देने पर अब अभी जो ये लूप लगाया वो भी बाद में समझ में आएगा। जो 0 है उन 0 को 0 ही रहने दो, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाओ, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, अब इस 1 तक आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, जो भी 1 है उसको 1 ही रहने दो, लेफ्ट में मूवमेंट दो, जो 1 है उसको 1 ही रहने दो, उसको लेफ्ट में मूवमेंट दो। अब जब x मिला, जो x मिला उसको x रहने दो, राइट में मूवमेंट करो, जो x है उसको x मिला, उसको जो x है उसको x रहने दो, राइट में मूवमेंट कर जाओ। मतलब अब इधर आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q2, ये हमारा क्या हो जाएगा Q2। तो Q2 हमारा इस स्टेट पे है, हमेशा Q2 देखो एक आगे आ रहा है। तो अब इस क्या करना है, अब जो भी 1 मिला तो 1 को क्या करना है, x में कन्वर्ट करना है, इस 1 को x में कन्वर्ट करा, राइट की तरफ मूवमेंट करें, वही प्रोसेस अगेन ये भी हमारा 1 बार में हो जाएगा। इस 1 की करस्पॉन्डिंग में हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे। अब हाँ देखिए, अब समझो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए इस x को भूल जाओ, इस x पे आए तो ये 1 रहा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, इस 1 को 1 रहने दो, राइट मूव कर जाओ, जो 0 मिला उसको 0 रहने दो, राइट मूव कर जाओ। अब देखो ये जो 1 था ये 1 भी तो मिलेगा, तो इस 1 को 1 ही रहने दो, राइट मूव कर जाओ, इसलिए ये सेल्फ लूप आया, क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे, तो अब जो हमें ब्लैंक मिलेगा उसको हमने 1 में कन्वर्ट करा, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया, तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया, अब समझ में आ गया। अभी x किया, अब जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो कुछ 1 पढ़ेंगे और कुछ 0 पढ़ेंगे, इसलिए 1,1 का L का हमने जो है इसमें सेल्फ लूप दिया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अब जो 0 है उसको वैसे ही रहने दिया और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया, तो अब ये 1 पड़ा, उसको 1 ही रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया। और जब x आया तो x को x ही रहने दो, राइट की तरफ मूवमेंट दो, जो x है उसको x ही रहने दो, उसकी राइट की तरफ मूवमेंट करो, तो 1 आ गया, क्लियर है।
अब ये 1 है तो ये 1 को हम अगेन वही x वाला प्रोसेस कन्वर्ट करेगा, तो इसको x में कन्वर्ट करा, जो 0 है उसको 0 ही रहने दो, राइट में कन्वर्ट करो क्योंकि 1 तो पढ़ नहीं रहा, ठीक है। और Q4 है तो Q4 में अगर जो 1 है उनको 1 ही रहने दो, राइट में मूवमेंट करो। अब इस b को हम क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। क्लियर हो गया, तो 1 बन गया। अब पीछे की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ 0 मिलेगा। अगेन जो x है उसको x ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ तो ये आ जाएगा हमारा Q2 वाला स्टेट, इधर आ जाएगा Q2 वाला स्टेट। अब समझने वाली बात है, मतलब यहाँ पे सब कवर हो गया, यहाँ पे कवर हो गया। अब क्या होगा, अब ये Q2, अब ये जो Q2 है ये वाली स्टेट, अब ये क्या करेगा, अब हमें 1 तो मिला नहीं, तो जब 1 मिला था तब तो ये कर रहे थे, तो 1 नहीं मिला मतलब ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई, तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई। अगेन क्या करेंगे हम, अब ये जो हमारे पास Q2 आया इसमें हम क्या करेंगे, इस 0 को 0 ही रहने देंगे, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इस x को 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस 0 को हमने लेफ्ट में इस 0 को हमने क्या करा, इस 0 को 0 ही रहने दिया, लेफ्ट में की तरफ मूव करें तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, x को 1 में कन्वर्ट करो, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दो। तो अब मतलब बेसिकली हुआ क्या कि इस x को हमने पहले 1 में कन्वर्ट करा, फिर लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया तो ये x आया, तो इस x को 1 में कन्वर्ट करा, अगेन लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करा तो इस x को x ही रहने दिया, 1 में कन्वर्ट x को 1 में कन्वर्ट करा और लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दिया तो ये 1 में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हो गया ये बात। अब आगे बढ़े, अब जो 0 मिला उसको 0 ही रहने दो, लेफ्ट मूव कर जाओ, जो 0 मिला उसको 0 ही रहने दो, लेफ्ट मूवमेंट कर जाओ, मतलब 1 पे आ गया। अब जब 1 मिले तो उसको 1 ही रहने दो, लेफ्ट में मूवमेंट कर जाओ, अगेन जब तक ब्लैंक नहीं मिल जाए। जब ब्लैंक मिल गया तो क्या करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ, मतलब Q0 कहाँ गया, अब यहाँ पे आ गया। पहले Q0 कहाँ पे था, इसके लिए था और सारी स्ट्रिंग कवर हो गई। अब अगेन वही रिपीटेड स्टेप्स, अब यहाँ पे ये रिपीटेड स्टेप थे इसलिए क्या था, यहाँ पे सेल्फ लूप था। सिमिलरली अब यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, Q8 के बाद यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे। क्लियर है, तो रीडायरेक्ट कर दिया तो इसलिए ये Q0 पे आ गया और यहाँ से हमारी सारी स्ट्रिंग कवर हो जाएंगी अगेन। और वही प्रोसेस रहेगी कि ये 1 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 1 हमेशा अगेन हमारा ये x में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये x में कन्वर्ट होगा तो आगे बढ़ेंगे तो फिर अगेन ये वाला जब ब्लैंक मिलेगा तो इस ब्लैंक को x 1 में कन्वर्ट करेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर अगेन इस 1 को x में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर इस b को हम 1 में कन्वर्ट करेंगे, वही रिपीटेड प्रोसेस। फिर इस 1 को हम x में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे आएंगे, इस 1 को इस ब्लैंक को 1 में कन्वर्ट करेंगे, पीछे आते आते अब इस 0 को हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इस 0 को हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस की 0 को 0 रहने देंगे, लेफ्ट मूव कर जाएंगे, x को 1 बना देंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, मतलब ये जो हमारा बेसिकली ये x है इसको हम अगेन क्या करेंगे, वही प्रोसेस जैसे हम कर रहे थे कि इस x को हम अगेन 1 बनाएंगे, इस x को 1 बनाएंगे, इस x को 1 बनाएंगे, 1 1 बन गया, ठीक है। अगेन 0 को 0 रहने दिया, लेफ्ट में मूव कर गए, ठीक है। अगेन अब 1 तो मिला नहीं, ठीक है, तो Q8 पे आ गए। अब Q8 के बाद Q0 पाएंगे तो कब आएंगे, जब ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, राइट मूव कर जाओ। अब जब 0 मिला, अब 1 थोड़ी मिल रहा है, अब 1 थोड़ी मिल रहा है, इस स्टेप पे नहीं आएंगे। अब क्या करेंगे, अब नीचे की तरफ आएंगे तो क्या कहेंगे कि 0 है तो उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करो, राइट मूव कर जाओ। अब जो 1 है उनको ब्लैंक में कन्वर्ट करो, तो ये जो 1 है अब हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैंक में। तो लास्ट में ये ब्लैंक में कन्वर्ट हो गए, तो ये ब्लैंक में कन्वर्ट होगा, ये भी ब्लैंक में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि 1 को b में कन्वर्ट करो, राइट मूव करो, अगेन 1 को b में कन्वर्ट करो, राइट मूव करो, अगेन 1 को b में कन्वर्ट करो, राइट मूव करो। क्लियर है। अगेन अब जो 0 मिलेगा, एक 0 मिलेगा तो इसको भी ब्लैंक में कन्वर्ट करा, मतलब यहाँ तक हमारा जो है स्ट्रिंग कुछ भी नहीं रही, जो स्ट्रिंग है वो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, इसके आगे तो ब्लैंक होंगे ही, मैंने बताया इन्फिनिटी तक ब्लैंक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग कितनी आ गई, इतनी आ गई, और यही हमारा आंसर हो गया। 2 × 3 कितना होता है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, यूनरी में 6 इक्वल्स टू 6 आ गया। क्लियर है। आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूरा इस क्वेश्चन ने 10 मिनट्स ले लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया इसका एक्सप्लेनेशन, और ये आता है, ये हमारा सब इक्वेटिव के क्वेश्चन है। अब जितने इसमें मैंने ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके बाद ट्यूरिंग मशीन का क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस हैं आएगा, 99% केसेस में इसी शीट से या इसी पार्ट से फंसेगा जितना मैंने करा दिया ट्यूरिंग मशीन के डिजाइनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके ऊपर जो है थ्योरी आती है 5 मार्क्स में लिखने के लिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे वो समझाते हैं। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जो सबको एक्सेप्ट कराए, या जिसके बारे में ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, बेसिकली, या जिसके बारे में हम यूनिवर्सली कुछ बात कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। समझते हैं। द प्रॉब्लम विद द ट्यूरिंग मशीन इज दैट अ डिफरेंट मशीन मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर एवरी न्यू कंपटीशन टू बी परफॉर्म। ट्यूरिंग मशीन के लिए प्रॉब्लम क्या थी कि हमें हर एक क्वेश्चन के लिए एक नई मशीन बनानी पड़ रही थी। अ न्यू कंपटीशन इज टू बी परफॉर्म फॉर एवरी इनपुट आउटपुट रिलेशन। So this is the reason for the introduction for the UTM, that is a universal Turing machine, which along with the input on the tape takes the description of a machine M, जो एक input लेगी और एक description लेगी machine M की, and UTM can go on to simulate M on the rest of the content of the input tape, ठीक है। So a universal Turing machine U takes two argument A and a description of machine M, या हम कह सकते हैं इनपुट स्ट्रिंग W, इट वुड कंट्रोल द मशीन बाय चेंजिंग इट्स स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट, मतलब वो उस मशीन का जो है स्टेट चेंज कर देगी और किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए उसे कहाँ जाना चाहिए वो उस मशीन को बताएगी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, और जो है हमारा जो कंपटीशन परफॉर्म करना है वो हमारा परफॉर्म करके दे देगी। इतना ही थ्योरी बताना है आपको इसमें, और ये हमारा ट्यूरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन आपने दे दिया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पे। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन हमारा ये इनफाइनाइट टेप है, उस पर बताएगा ऑपरेशन। क्लियर है। यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम। अब एक हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन M एंड इनपुट W डज M when started in the initial configuration Q0 W perform a computation that eventually halts। बेसिकली अगर हम इसको समझें तो इस प्रॉब्लम का डोमेन ये है कि इज टू बी टेकन सेट ऑफ ऑल द ट्यूरिंग मशीन एंड ऑल W, दैट इज इफ वी आर लुकिंग फॉर अ सिंगल ट्यूरिंग मशीन, जिसको हम किसी भी एक
डिस्क्रिप्शन दे किसी मशीन m का और एक इनपुट दें, तो ये बताए कि जो m है वो हमारा हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्बिट्री m एंड w विल प्रेडिक्ट वेदर और नॉट द कॉम्पिटिशन ऑफ m अप्लाई टू w विल हॉल्ट और नॉट हॉल्ट। क्लियर है। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ द हॉल्टिंग प्रॉब्लम। अनडिसाइडेबिलिटी क्या होता है? अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम का पहले मतलब समझते हैं। अ प्रॉब्लम इज बिकम अनडिसाइडेबल इफ नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट दैट टेक्स एन इनपुट एंड एज एन इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन वेदर द आंसर टू दैट इंस्टेंस इज येस और नो। एक इनपुट ले ले और बता दे कि आंसर येस है या नो, ठीक है, उसे अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। अब प्रूफ कैसा कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम हमारी अनडिसाइडेबल है? लेट अस अज्यूम दैट वी कैन डिजाइन अ मशीन से h which takes two आर्गुमेंट। हमने मान लिया कि कोई भी डिज़ाइन हमने मशीन डिज़ाइन करी जिसको हमने h कह दिया, जो हमारे दो आर्गुमेंट ले रही है, एक प्रोग्राम p ले रही है और उसमें कुछ इनपुट ले रही है, ठीक है। एंड इवेंचुअली tells whether the given program will halt or not। और हमें ये बताएगी कि ये जो हमारी h मशीन है वो एक गिवन प्रोग्राम और इनपुट लेने पर कि जो हमारा गिवन प्रोग्राम है वो हॉल्ट करेगा या जो गिवन मशीन है वो हॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। तो वही हमने लिख दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि h ऑफ p, i वो हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। अब हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं इस तरीके से कि c ऑफ x वेयर x इज एनी अदर प्रोग्राम, ठीक है। कमेंट में लिखा है मैंने डबल स्लैश से कि अगर h में अगर हम x फीड करेंगे, मतलब x प्रोग्राम देंगे, x इनपुट देंगे और इसका डबल इक्वल टू हॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे? लूप करेंगे फॉर एवर। मतलब हम ऐसा कोड लिखेंगे जो अपने आप में लूप कर रहा है, बेसिकली हॉल्ट नहीं कर रहा है। तो अगर x पे हम बता रहे हैं कि अगर वो हॉल्ट है तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा कोड लिखेंगे जो लूप फॉर एवर है। और एल्स में क्या करेंगे? रिटर्न मतलब कि हम बेसिकली उसे हॉल्टिंग स्टेट में ले जा रहे हैं। एल्स का मतलब और भी क्या हुआ कि x जो है वो नॉट इक्वल टू हॉल्ट, या ऐसे कह सकते हैं कि x जो है वो नॉट हॉल्ट वाली स्टेट में है। क्लियर है। तो अगर नॉट हॉल्ट वाली स्टेट में है तो रिटर्न में क्या लिख देंगे हम? उसको बेसिकली हम कह रहे हैं कि ठीक है आप रिटर्न कर जाओ, ठीक है। हम एक ऐसा कोड इंसर्ट करेंगे जो उसको बेसिकली हॉल्ट करेगा। अब यहीं पे हमारा जो है वो एक कंट्रडिक्शन राइज होगा। कंट्रडिक्शन क्या राइज होगा कि हमने मान के चला है कि मशीन h है जो हमारे दो आर्गुमेंट ले रही है और जो बता रही है कि मशीन हॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। और हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहती है कि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो हमें ये प्रेडिक्ट करके बताए कि जो मशीन है वो किसी गिवन प्रोग्राम या इनपुट के लिए जो है वो यस या नो रिटर्न करेगी। तो ऐसा नहीं है, यहीं पे हमारी कंट्रडिक्शन आ जाएगी। वो कंट्रडिक्शन कैसे आएगी? नाउ द कंट्रडिक्शन विल अकर इफ वी रन द सी ऑन सी इटसेल्फ। अगर हम सी को सी के ऊपर ही चला दें, मतलब उसी मशीन को उसी मशीन के ऊपर चला दें, तो क्या होगा कि h ऑफ c, इक्वल टू हॉल्ट, बट कोड क्या दिखेगा कि नॉट हॉल्ट है। तो यहाँ पे नॉट हॉल्ट और हॉल्ट जो है वो इक्वेट हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉट हॉल्ट है वो हॉल्ट के बराबर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो एक कंट्रडिक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी h c जो है वो डबल इक्वल टू क्या आ जाएगा? नॉट हॉल्ट। भाई हमने क्या दिया था एल्स वाले पार्ट में? हमने क्या लिखा था कि h ऑफ c, एल्स में कुछ नहीं लिखा था। एल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर वो वाली कंडीशन नहीं ट्रू हुई मतलब h ऑफ c, नॉट इक्वल टू हॉल्ट। तो नॉट इक्वल टू हॉल्ट मतलब क्या कह सकते हैं? डबल इक्वल टू नॉट हॉल्ट। तो डबल इक्वल टू नॉट हॉल्ट। और हमने रिटर्न में क्या लिखा था? कोई भी एक पीस ऑफ कोड जो हॉल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हॉल्ट है वो नॉट हॉल्ट के बराबर आ गया। तो हमने क्या कह दिया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हॉल्ट और नॉट हॉल्ट बराबर हो जाए। तो देयर इज अ कंट्रडिक्शन विद आवर असम्पशन, देयरफॉर द मशीन डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस द हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। क्लियर हो गया। तो कभी भी अगर हॉल्टिंग प्रॉब्लम का प्रूफ आ रहा है तो आप इतना पार्ट करके आ जाएंगे। क्लियर है। ये सब AKTU में आया हुआ है इसलिए बता दिया आपको। अगला टॉपिक है हमारे पास चर्च थीसिस। चर्च थीसिस स्टेट दैट एनी एल्गोरिथम दैट कैन बी परफॉर्म्ड एनी कंप्यूटिंग मशीन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ ट्यूरिंग मशीन एज वेल। चर्च थीसिस क्या कहती है? कोई भी एल्गोरिथम अगर आप उसे कंप्यूटिंग मशीन के ऊपर कर सकते हैं तो उसे आप ट्यूरिंग मशीन पे भी कर सकते हैं। और एक एल्गोरिथम रिक्वायरिंग द पॉलिनोमियल टाइम वाज कंसीडर्ड एज एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। एनी एल्गोरिथमिक प्रोसेस कैन बी सिमुलेटेड एफिशिएंटली बाय ट्यूरिंग मशीन। कोई भी एल्गोरिथमिक प्रोसेस को आप सिमुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन। एंड अ चैलेंज टू द स्ट्रॉन्ग चर्च ट्यूरिंग थीसिस अरोज फ्रॉम द एनालॉग कंपटीशन। क्योंकि एनालॉग कंपटीशन में क्या आया कि कोई भी एक इनपुट था वो एनालॉग कंपटीशन में हो रहा था, बट वो हमारा जो है कंपटीशन ट्यूरिंग मशीन में नहीं हो रहा था। बस वहाँ पे ये चर्च थीसिस की प्रॉब्लम आई, चर्च थीसिस का हमारा रोल आया। चर्च थीसिस ने क्या कहा? वो उसने सिर्फ इतना कहा कि कोई भी हमारा एल्गोरिथम है वो अगर हमारा रन कर रहा है किसी कंप्यूटिंग मशीन पे तो वो ट्यूरिंग मशीन पे भी रन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। इसने क्या कहा? अ लैंग्वेज एल इज कॉल्ड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज इफ देयर इज अ ट्यूरिंग मशीन टी दैट एक्सेप्ट्स एवरी वैलिड स्ट्रिंग इन एल। मतलब एक ट्यूरिंग मशीन टी है जो हर वैलिड स्ट्रिंग को एल में एक्सेप्ट कर रही है और रिजेक्ट किसको कर रही है? एंड आइदर रिजेक्ट और लूप्स फॉर एवरी स्ट्रिंग इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल। मतलब हर वो स्ट्रिंग जो वैलिड स्ट्रिंग है एल में उसे तो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जो नहीं है उनको रिजेक्ट कर रही है या फिर लूप के स्टेट में डाल रही है। उसको हॉल्ट नहीं कर रही है, सिर्फ उसको रिजेक्ट कर रही है और फिर उसको लूप कर रही है फॉर एवरी स्ट्रिंग इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल। रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होता है? अ लैंग्वेज एल ओवर द इनपुट सेट सिग्मा इज कॉल्ड रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट एवरी वैलिड स्ट्रिंग इन एल। मतलब कोई भी अगर लैंग्वेज एल है जिसका ओवर इनपुट सेट सिग्मा है इज कॉल्ड रिकर्सिव। उसको रिकर्सिव कब तब कहेंगे हम? तब जब हमारी एक एग्जिस्ट करेगी ट्यूरिंग मशीन इस तरीके से कि वो हर वैलिड स्ट्रिंग को एल में जो है क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, बट रिजेक्ट कर देगी हर अनवैलिड स्ट्रिंग को। मतलब जो उसमें नहीं होंगी स्ट्रिंग उसको क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। उसको हमने क्या कह दिया? रिकर्सिव लैंग्वेज। तो रिकर्सिव लैंग्वेज समझ में आ गया और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज समझ में आ गया कि उसमें क्या हो रहा है? उसमें या तो रिजेक्ट हो रहा है या फिर आइदर रिजेक्ट हो रहा है या फिर लूप हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास सीधे सीधे रिजेक्ट हो रहा है। क्लियर है।
आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। देखो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन या वैरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन से भी इसको बोला जाता है, या मॉडिफिकेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन से भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल होता है और मल्टीपल हेड होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो मल्टीपल अगर हेड होंगे हमारे पास, तो मल्टीपल हेड में क्या होगा, हमारे पास एक ही फाइनाइट कंट्रोल होगा, और जो है हमारी एक फाइनाइट कंट्रोल की जो मल्टीपल हेड है वो हमारे डिफरेंट जो है इनपुट टेप से कनेक्टेड होगी, जिसमें हमारा के जो है वो हेड टाइप को दिखा रहा है, ये इसका डेल है, ये इसका क्या हो जाता है, डेल हो जाता है मल्टीपल टेप का। के हेड टाइप टेप टाइप को रिप्रेजेंट करता है, एल लेफ्ट को, आर राइट को और एस स्टेशनरी को। क्लियर है। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में कुछ इस टाइप का सिनेरियो रहता है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर से 10 मार्क्स में पूछा हुआ है, वो है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम ये हमारी एक प्रॉब्लम थी जो एमएलए पोस्ट ने देखी थी 1946 में। लेटर ऑन इट वाज फाउंड टू हैव मेनी एप्लीकेशन इन द थ्योरी ऑफ द फॉर्मल लैंग्वेजेस। दिस प्रॉब्लम ओवर द अल्फाबेट सिग्मा बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ यस और नो प्रॉब्लम्स एंड स्टेटेड एज बिलोज। इस प्रॉब्लम ने क्या कहा, इस प्रॉब्लम ने कहा कि कोई भी दो लीस्ट आप स्ट्रिंग मान लीजिए, x में x1 x2 xn तक, y में y1 से लेकर yn तक, ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू 0,1। नाउ द पीसीपी इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर एग्जिस्ट i1 से लेकर im वेयर ij की जो वैल्यू है वो हमारी 1 से लेकर n तक रहेगी, सच दैट की जो x i1 वाले पेयर हैं वो x im तक, वो y i1 की y m तक इक्वेट रहे। मतलब इसको हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे, ये स्टेटमेंट तो आपको ऐसे याद कर लेना है। अभी हम जब एग्जांपल से समझेंगे तो देखेंगे। एप्लीकेशन पीसीपी की रहती है एम्बिग्यूटी ऑफ सीएफजी इज अनडिसाइडेबल। बस इतना पता होना चाहिए कि जो एम्बिग्यूटी रहती है सीएफजी की वो कैसी है, अनडिसाइडेबल। यही हमारी एप्लीकेशन थी पीसीपी की। अब अगर हम एक स्ट्रिंग को ले लें, बी एक स्ट्रिंग को ले लें और सिग्मा इसका 0,1 है, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पीसीपी, या ऐसे पूछता है कि डज द सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन दिस पीसीपी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें कैसे लेते हैं, जैसे ए अगर हमने दिया हुआ है तो क्या है 1,1,10,0,11, तो हमने 1 लिखा, इसको नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए। अब ये ए वाला है तो हम नाम दिया A1, इसको नाम दे दिया A2, इसको नाम दे दिया A3। अब एक स्ट्रिंग, ठीक है, अब अच्छा रुक जाओ, अभी बी पे आते हैं। तो बी में देखो 1 1 1 है, तो इसको B1 नाम दे दिया, इसको B2 और इसको B3। क्लियर है। अब हम एक स्ट्रिंग, ये बेसिकली पूरा लॉजिकल पार्ट है, ठीक है, हम एक स्ट्रिंग इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि इसका 1 इसके साथ इक्वेट रहे, मतलब A1 B1 में रहे, A2 B2 में रहे और A3 B3 में रहे। मतलब स्ट्रिंग का फॉर्मेट इस तरीके से रहे कि वो बेसिकली एक सेमी फॉर्मेट में रहे। मतलब समझते हैं कि जैसे मैंने अगर यहाँ पे, तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एकेटिव का क्वेश्चन है क्या, कि अगर तुम इसको सीधे सीधे रखोगे, ऐसे के ऐसे रख दोगे, 1 1 1 0 और 0 1 1 1, वही रखा है, इधर भी देखो वही है। 1 1 1 वैसे ले लो, 1 1 1 वैसे ले लो, 0 0 1 ले लो और 1 1 ले लो, तो वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है। कई बार लॉजिकल है तो मैंने क्या बताया, रीअरेंजिंग करना पड़ सकता है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो A1 है, यहाँ पे जो A1 है, तो A1 आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस ए में इस तरीके से पेयर फॉर्म करने हैं कि वो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो अब देखो इसमें पहला पार्ट क्या आ रहा है B1, तो ये 1 इस 1 के साथ इक्वेट हो गया। अब आप यहाँ पे ये रीऑर्डरिंग कैसे भी कर सकते हो, मतलब ये 1 के पेयर आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हो B1 के साथ, बट पहला अगर 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए था, ये B2 नहीं हो सकता था। क्लियर है, ये B2 नहीं हो सकता था। ठीक है, या अगर मैं इसे स्टार्ट करता इससे B3 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ से इसको B3 भी तो लिख सकता है, 2 1 को B3 लिख देता, बट वो गलत हो जाएगा, वो पीसीपी नहीं हुआ। तो इसलिए 1 जो है वो इस 1 के साथ इक्वेट रहना चाहिए। वही लिखा हुआ है xi1 इक्वल्स टू yi1 टिल xim इक्वल्स टू yim। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम फॉर्म करेंगे, तो A1 A2 A3 और इधर B1 B2 B3 आ गया, तो पीसीपी हैज़ अ सॉल्यूशन एज 1, 2, 3। क्लियर है, बस यही लिख के आ जाएंगे, बाकी डिफाइन करके आ जाएंगे पीसीपी क्या होता है। सिमिलरली अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू ये और y इक्वल्स टू ये हैव अ सॉल्यूशन। क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हैव पीसीपी, डज दिस पीसीपी हैव अ सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज अ मॉडिफाइड पीसीपी। अब एक लाइन में मैं यही बता दे रहा हूँ, मॉडिफाइड पीसीपी में क्या होता है, जो पहला पेयर होता है वो दूसरे के पहले पेयर के बराबर होता है, उसके बाद आप सब में एडजस्टमेंट या चेक करोगे। क्लियर है। मॉडिफाइड पीसीपी में क्या होता है, जो xi1 होगा वो हमारा yi1 के बराबर हो जाएगा और बाकी सारे के सारे आपको पेयर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब जैसे अगर अब मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि मॉडिफाइड पीसीपी ये है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x देखूँ और इसमें y देखूँ, तो x ये है तो इसको मैंने नाम दिया x1 x2 x3, इसको y1 y2 y3। अब इसमें मैं किस तरीके से पेयर बनाऊंगा, अब देखो यहाँ पे देखो ऑर्डर वैसे दिख रहा है 2 1 1 3 है। ठीक है, लेकिन वो कैसे बना वो समझते हैं। अब देखो इसमें लॉजिकल कैसे है, लॉजिकल ऐसे है कि देखो क्या इसमें स्ट्रिंग इससे स्टार्ट कर सकती है, इससे स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगा x3। अगर ये x3 हुआ तो मुझे इसके लिए y3 की ही रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन y3 a से स्टार्ट हो रहा है, मतलब x3 से मैं स्टार्टिंग नहीं कर सकता। ठीक, खत्म हो गई कहानी। क्या मैं x1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, x1 में b आ रहा है, y1 में भी देखो पहले तो b आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग b से हो रही है, तो ठीक है, एक आइडिया लगेगा कि हाँ इससे कर सकता हूँ, b क्यूब से और b से। बट अगर मान लो मैंने इस तरीके से करा b क्यूब, ठीक है, मैंने इससे करा, अगर आपके जो मैं अभी पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट करा, तो इधर b आ गया और इधर b क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब इस b को मैं b भी लिख सकता हूँ 3 बार b। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर मैं इसको 2 लूँगा तो ये बी ए बी क्यूब हो जाएगा। बी ए बी क्यूब का मतलब हुआ कि अगर मैं इसका बी ए बी क्यूब ले रहा हूँ तो मुझे इधर तो इसे बी ए लेना पड़ेगा, लेकिन देखो आप ये बी ए बी क्यूब तो x2 को रिप्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पे तो ये बी तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1 हो गया, बट ये बी ए किसका हो गया, ये बी ए हमारा y2 का हो गया। ठीक है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसके आगे क्या लिखता हूँ, इसके आगे मैं बी क्यूब लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, इस बी क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया
वाई वन हो गया, तो अब मुझे देखो यहाँ पे बी क्यूब के बाद क्या मैं वाई वन आ सकता है? हाँ ठीक है, एक बार के लिए आ सकता है, बट वो इक्वेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बी क्यूब है, ये बी क्यूब है एक्स में। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ये जो बी क्यूब है, अब ये बी क्यूब तो हमने एक्स टू तक इंक्लूड करा दिया ना, यहाँ पे हमने ये जो बी क्यूब बचा हुआ था उसको हम इक्वेट कर रहे हैं, तो वो इक्वेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिकल माइंड लगाना है कि किस तरीके से ये नंबर जो है वो इक्वल रहे, ये 1 1 रहे, ये 2 2 रहे, ये 3 3 रहे, या 1 1 जो भी है हमारा। तो इसमें हमने जो लॉजिकल फाइंड करा वो हमने देखा कि इसका जो पेयर है वो 2 1 1 3 बन रहा था। तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमने पहले लिया बी ए बी क्यूब से, हमने बी ए बी क्यूब से इस्तेमाल करा, बी ए बी क्यूब से स्टार्ट करा, तो इसमें देखो बी ए स्टार्ट हो रहा था, तो 2 से भी स्टार्ट हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। तो 1 से भी स्टार्ट हो जाएगा और 2 से भी स्टार्ट हो जाएगा। 1 से भी नहीं चल रहा था तो हमने 2 का पेयर ले लिया, तो बी ए बी क्यूब बनाया। ठीक है, अब देखो ये बी ए बी क्यूब, ये 2 का आ गया। अच्छा, अब यहाँ से बी ए तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब बी क्यूब जो एक्स्ट्रा बचेगा वो हम वाई वन से ले लेंगे। अब अगर इसे वाई वन से लेंगे तो ऊपर भी हमें एक 1 से चाहिए होगा पेयर, तो देखो ठीक 1 से आ जाएगा, तो बी ले लिया। ठीक है, तो ये बी ले लिया, ये x1 से आया। तो पेयर आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है जो पहला पेयर बनाया तो वो 2 का है, तो इसका भी पहला पेयर 2 का होगा। अगर इसका अगला पेयर 1 का है तो इसका भी अगला पेयर 1 का होगा, नो मैटर कि वो उसके आगे है या वो उसके पीछे है। देखो x1 में ये पीछे है, y1 जो है वो पीछे है x1 के, तो नो मैटर वो पीछे है या आगे है, बट ऑर्डर सेम रहना चाहिए। 2 है तो 2 चलेगा, 1 है तो 1 चलेगा। ठीक है, अब ये 1 कवर हो गया, ये भी 1 कवर हो गया। ठीक, अब इसके आगे हम क्या लिखते हैं? अब इसके आगे अगेन हम फिर से भी लिखते हैं, तो ये x1 आ जाएगा। और अगर इसको x1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अब 2 b आ गए, लेकिन हमारे में y 2 b कहीं नहीं है, हमें इसका लेना पड़ेगा बी क्यूब लेना पड़ेगा। तो हमने बी क्यूब से एक बी और ऐड करा और इस पूरे को y1 बोल दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक बी बचेगा, वो हम इधर इस a के साथ दे देंगे, तो हमने कहा इसको x3 नाम दे दिया। तो इस तरीके से एक पेयर लॉजिकली फाइंड करना होगा आपको वहाँ पे, और पेयर बनाने होंगे इस तरीके से कि वो इक्वल हो जाए। तो इक्वल हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, द पीसीपी हैज अ सॉल्यूशन एज 2 1 1 3। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन आया, डज द पीसीपी विद द टू लिस्ट एक्स वाई हैव अ सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो तो है, जो वाई है वो भी है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें स्टार्टिंग इससे नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 1 1 है, ये 1 1 है, 2 2 इक्वेट नहीं हो रहा, 3 वे 1 से हो रहा है, ये 0 से हो रहा है, तो 3 3 ना तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं ना 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 0 और 1 0 बना रहा है। तो कभी भी देखो अगर मैं 1 0 1 0 1 से स्टार्ट करूँगा तो एक वैल्यू हमेशा एक्स्ट्रा हो रही है, और उसके बाद भी अगर आप कुछ भी कर एडजस्टमेंट करके कुछ भी बनाओगे तो हमेशा एक वैल्यू एक्स्ट्रा ही आएगी। अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले लिया एक स्ट्रिंग का, तो जहाँ पे क्या आ रहा है, ये मैंने y1 ले लिया, ये मैंने y3 ली। बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने पहले 1 0 1 लिया तो इसको मैंने इक्वेट करा y1 से। अब इसके बाद क्या लिखता हूँ, अब ये 1 जो है हमारा इधर 1 0 आ गया, तो अब इस 1 को बैलेंस करने के लिए मैं x का क्या चुनूंगा, x का मैं यही लूँगा x3, तो 0 1 अपने 1 से ऐड करूँगा, तो ये x3 पूरा बन जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अब अगर इसका 0 1 लिया है तो मुझे इधर x3 लिया है तो ऊपर भी y3 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं 0 1 1 लूँगा, तो अगेन एक 1 एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरीके से हमेशा एक एक जो है नंबर जो है एक्स्ट्रा रहेगा। ये पूरा का पूरा लॉजिकल है, सिंपली लॉजिकल है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की वैसे हो जाएंगे। बाकी जो मेन 3 क्वेश्चन AKTU में आए हुए थे वो सब बता दिया मैंने। तो इस तरीके से पीसीपी के क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। लास्ट टॉपिक इसका आता है हमारा, इसी के साथ यूनिट कंप्लीट होती है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इट इज़ अ मल्टी ट्रैक नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ये हमारी एक मल्टी ट्रैक नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होती है विद द टेप ऑफ द सम बाउंडेड फाइनाइट लेंथ। अगर आता है तो शॉर्ट नोट ही आएगा, बस आपको इतना ही लिख के आना है। एलबी में हमारे पास 8 टपल होते हैं, जिसमें से अब आप चेंज नोटिस करो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्लैंक सिंबल नहीं है, इसमें क्या है ML और MR आ गया। ठीक है, बाकी सब सेम है, क्यू सिग्मा डेल टाउ एज यूजुअल मीनिंग्स रहेंगे सबके। ठीक है, सिर्फ ML और MR नहीं है, जहाँ पे ML दिखा रहा है लेफ्ट एंड मार्कर को, MR दिखा रहा है राइट एंड मार्कर को, और इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो होता है डेल गिव्स क्यू क्रॉस टाउ टू क्यू क्रॉस टाउ इनटू कांस्टेंट सिंबल, और कांस्टेंट सिंबल की वैल्यू जो है वेरी करती है 0 +1 या -1 में। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है कि ML आ गया, MR आ गया, लेफ्ट हैंड मार्कर राइट हैंड मार्कर। क्लियर है। एंड थर्ड कि अ डिटरमिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा विद द एम्प्टी लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल। ठीक है, तो एक डिटरमिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रहता है, जो हमने देखा भी था चॉम्स्की हायरार्की में। ठीक है, और एक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा है वो हमारा कैसा रहता है, अनडिसाइडेबल में आता है। ठीक है, विद एम्प्टी लैंग्वेज इज अनडिसाइडेबल। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये यूनिट। ठीक है, इसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो भी हमारे AKTU में आए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, सारी नोट्स हमने कवर भी कर दी टफल में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।